मैं एक रिपेयर शॉप का मामूली सा वेल्डर हूँ, लेकिन आज मैं दुनिया भर के देशों का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कबाड़ और सेकंड हैंड पार्ट्स को जोड़कर एक ऐसी मशीन बना दी जो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से भी कहीं आगे है। एक विशाल मेका। पश्चिमी देशों के भारी सैन्य दबाव के बावजूद मैं जरा भी नहीं घबराया। मैंने अपने मेका को सीधा उन पर हमला करने का आदेश दिया। उसने अपने हाथों से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को चीर डाला और परमाणु बमों के वार तक सह लिए। डर के मारे सारे देश रातों रात दुम दबाकर भाग खड़े हुए। इस तकनीक और कामयाबी की बदौलत मुझे देश का सबसे कम उम्र का नेशनल हीरो घोषित कर दिया गया। अब देश की पूरी मिलिट्री इंडस्ट्री मेरे इशारों पर थी और मुझे देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकार मिल गए। लेकिन ठीक एक महीने पहले तक मैं जियांगनान शहर का सबसे बदनसीब वेल्डर था, जो डूबने की कगार पर खड़ी रेड स्टार रिपेयर शॉप को किसी तरह चला रहा था। मुझ पर 3 लाख का कर्जा था जिसने मेरा दम घोट रखा था। 2 वक्त की ढंग की रोटी तक नसीब नहीं थी, बस इंस्टेंट नूडल्स खाकर दिन गुजारने पड़ रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, सूजे, कान खोलकर सुन ले मेरी बात। ब्याज समेत पूरे 3 लाख रुपए होते हैं। अगर आज तूने पैसे नहीं निकाले तो तेरी इस कबाड़खाने जैसी फैक्ट्री का सारा लोहा लंगर और ये पूरी जमीन मैं बुलडोजर चलवाकर सब मिट्टी में मिला दूंगा। ये बोलने वाला एक गंजा और मोटा आदमी था, जिसके गले में सोने की एक मोटी सी चेन लटक रही थी और हाथ में एक बेसबॉल बैट था। वो रिपेयर शॉप के अंदर काम कर रहे एक शख्स की तरफ बड़े गुस्से से इशारा कर रहा था। उस गंजे के पीछे 4 गुंडे और खड़े थे, जो बिना किसी डर के लाते मार मार कर आसपास पड़े कार के पार्ट्स को इधर उधर बिखेर रहे थे। उन्होंने पहले से ही कबाड़ बनी उस दुकान में और बवाल मचा रखा था। वर्कशॉप के एकदम अंदर मैं उनकी तरफ पीठ किए हुए था। मैंने पीछे हो रहे इस शोर शराबे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने एक बनियान पहन रखी थी जो पसीने से तरबतर थी और जिसका कॉलर पीला पड़ चुका था। मेरे सिर पर वेल्डिंग का एक भारी सा मास्क था। मेरे हाथों में वेल्डिंग गन थी। उसकी तेज नीली रोशनी उस अंधेरे वर्कशॉप में पागलों की तरह चमक रही थी। मैं एक कबाड़ हो चुके ट्रैक्टर के इंजन के बेस को एक मॉडिफाई किए गए तिपहिया वाहन के फ्रेम से जबरदस्ती वेल्ड कर रहा था। मुझे यूं अनदेखा करते देख उस गंजे को लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है। वो गालियां देते हुए चिल्लाया, अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरा होने का नाटक कर रहा है साले। उसने अपना बेसबॉल बैट उठाया और मेरे पास रखे एयर कंप्रेसर पर पूरी ताकत से दे मारा। कंप्रेसर की बॉडी पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। मैं धीरे से सीधा खड़ा हुआ, वेल्डिंग गन का स्विच बंद किया और अपने चेहरे से वो मास्क हटा दिया। मेरा चेहरा थोड़ा दुबला लेकिन काफी तीखा और सख्त था। मैंने अपने मुंह से बुझ चुकी सिगरेट का टुकड़ा थूका और पास पड़े एक गंदे तौलिए से अपने हाथ पोंछते हुए कहा, लियो भाई, तुमने मेरा एक एयर पंप तोड़ दिया है। सेकंड हैंड मार्केट में इसकी कीमत 800 रुपये है। इसका हिसाब अभी करना है या फिर मेरे कर्जे में से काटोगे? मेरी आवाज एकदम शांत थी, ना उसमें कोई गुस्सा था और ना ही कोई डर। बस एक ऐसा सुकून था जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो गंजा भी एक पल के लिए सन रह गया, फिर वो बुरी तरह तिलमिलाते हुए हंस पड़ा। 800? अबे आज अगर मैं तेरी इस कबाड़खाना फैक्ट्री को आग भी लगा दूं ना, तो भी तू मेरा क्या उखाड़ लेगा बे? सूजे, तेरे मरने से पहले तेरे बाप ने जो पैसे उधार लिए थे वो तुझे ही चुकाने पड़ेंगे। यही दुनिया का उसूल है। अगर आज पैसे नहीं निकाले तो इस जमीन के कागजात मेरे हवाले कर दे। मैंने अपनी हथेलियों को देखा जिन पर मोटे मोटे गट्टे पड़े हुए थे और जगह जगह वेल्डिंग से जलने के निशान थे। मुझे अपने इन हाथों पर बहुत नाज था। बस मुझे सही औजार और ब्लूप्रिंट दे दो, फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसे मैं बना न सकूं। लेकिन इस दुनिया में जहाँ पैसा ही सब कुछ है, हाथों से पुर्जे बनाने का मेरा ये हुनर एक दिवालिया हो रहे रिपेयर कारखाने को भी नहीं बचा पा रहा। रेड स्टार हैवी इंडस्ट्री, मेरे बूढ़े पिता की यही एक आखिरी निशानी बची है मेरे पास, और यही मेरा आखिरी गढ़ भी है। पैसे मैं पक्का लौटा दूंगा, लेकिन जमीन के कागजात तुम नहीं ले जा सकते। मैंने अपना सिर उठाया। मेरी आंखों में एक पक्का इरादा था। मैं वर्कबेंच के नीचे हाथ डालने ही वाला था ताकि वो भारी रेंच निकाल सकूं जिसे मैंने बहुत समय से छिपा रखा था। चाहे आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इन लोगों को अपनी वर्कशॉप को छूने तक नहीं दूंगा। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। वो टकला आदमी अपने गुंडों को हमला करने का इशारा करने ही वाला था, तभी वर्कशॉप के कोने में रखे धूल से सने उस पुराने कंप्यूटर स्पीकर से, जिस पर मैं सिर्फ रेडियो सुनता था, अचानक एक तेज नोटिफिकेशन की आवाज आई और फिर उस खाली पड़े कारखाने में एक रोबोटिक औरत की आवाज गूंज उठी। आपके 8888 नंबर पर खत्म होने वाले अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। कुल बैलेंस है 5 करोड़ 231 रुपए। पल भर में ही पूरे कारखाने में सन्नाटा छा गया। उस टकले की हवा में उठी बेसबॉल बैट वहीं की वहीं रुक गई। उसके पीछे खड़े वो चारों गुंडे भी जैसे पत्थर के बन गए थे। उनके मुंह इतने खुले थे कि एक पूरा बल्ब अंदर चला जाए। रेंच पकड़ने के लिए बढ़ा मेरा हाथ भी हवा में ही जम गया।
मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी तो जैसे धड़कन ही रुक गई थी। 5 करोड़। मैंने तुरंत अपना तौलिया फेंका और छलांग लगाते हुए सीधे कंप्यूटर के पास पहुंचा। मैंने ऑर्डर लेने वाली वेबसाइट का बैकएंड खोला। स्क्रीन पर किसी अनजान यूजर का एक ऑर्डर साफ साफ चमक रहा था। ऑर्डर की जानकारी कुछ इस तरह थी। कस्टम मेका मॉडल जिसका कोड नेम है क्रिम्सन टाइफून, ऊंचाई 50 मीटर। शर्त यह है कि इसके सारे जोड़ों में हाई डंपिंग हाइड्रोलिक सिस्टम होना चाहिए जो हर दिशा में घूम सके। इसके मेन पावर सोर्स से असली रोशनी और गर्मी निकलनी चाहिए और पेंट मिलिट्री ग्रेड मैट एंटी रस्ट होना चाहिए। बजट की कोई सीमा नहीं है। DSLL एडवांस के तौर पर 5 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ग्राहक का नोट था, बॉस मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मुझे बस असली चीज चाहिए। मुझे प्लास्टिक का खिलौना थमाकर बेवकूफ मत बनाना। मुझे वो हैवी इंडस्ट्री वाला फील चाहिए जो असली मर्दों की पसंद होता है। अगर काम अच्छा लगा तो बचे हुए पैसे दोगुने कर दूंगा। मैं स्क्रीन पर लिखे उस 50 मीटर को घूरता रह गया। मेरी सांसें तेज होने लगी थी। पैसे दोगुने। कोई आम इंसान इस ऑर्डर को देखता, पैसे दोगुने, तो उसे यही लगता कि ये कोई फ्रॉड है, हैश, या फिर ग्राहक टाइप करते वक्त सेटी लिखना भूल गया हो और उसे 50 सेंटीमीटर का मेका मॉडल चाहिए हो। फिर भी 5 करोड़ का एडवांस, ये तो बिल्कुल ही पागलपन है। लेकिन इस वक्त अपने बैंक अकाउंट में वो सारे जीरो देखकर मुझे ये कोई मजाक नहीं लगा, बल्कि मेरे अंदर जैसे कोई आग सी भड़क उठी थी। 50 मीटर वो कोई मॉडल नहीं है, वो एक असली जंगी जहाज है। वो इंसानों के जमीनी हथियारों की सबसे बड़ी कल्पना है। सुजे बेटे, तू तो बड़ा आदमी बन गया। फ्रॉड कर रहे हो, है ना? उस टकले ने थूक गटकते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। 5 करोड़ की ये रकम इस छोटे मोटे वसूली करने वाले गुंडे की सोच से बहुत बाहर थी। मैंने उस टकले को इग्नोर किया। मेरी नजरें स्क्रीन पर गड़ी थी और मेरे होठों पर एक पागलों वाली मुस्कान आ गई। मैं जानता था कि शायद किसी पागल रईसजादे ने गलती से टाइप कर दिया होगा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके हैं और रेड स्टार हैवी इंडस्ट्री को जिंदा रहने के लिए अभी इन पैसों की बहुत जरूरत है। पैसे वापस करना, मेरी डिक्शनरी में एक बार जो एडवांस मेरी जेब में आ गया तो भगवान भी नीचे आ जाए तब भी मैं वापस नहीं करूंगा। अगर तुम पैसे देने की हिम्मत कर सकते हो तो तुम्हारा ये बाप इसे बनाने की भी हिम्मत रखता है। और जैसे ही मैंने ये पक्का इरादा किया, अचानक मेरी आंखों के सामने नीले रंग की एक डेटा स्ट्रीम सी चमक उठी और तभी एक ठंडी मशीनी आवाज जिसमें कोई इंसानी भावना नहीं थी सीधे मेरे दिमाग में धमाके की तरह गूंज उठी। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट ने एक असाधारण मिलिट्री ऑर्डर लिया है। ऑर्डर का विश्लेषण किया जा रहा है। SSS रैंक का दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने का मिशन एक्टिवेट करने की शर्तें पूरी हो गई। हार्डकोर मिलिट्री क्राफ्टिंग सिस्टम जुड़ चुका है। आपके पास मौजूद सामान को स्कैन किया जा रहा है। स्कैन पूरा हुआ। सामान की क्वालिटी बहुत ही घटिया है। रेयर मेटल की भारी कमी है। बड़ी मशीनें भी नहीं है। बेसिक पावर सप्लाई तक नहीं है। सिस्टम के मुताबिक होस्ट की हालत बहुत खराब है। स्टार्टर पैक दिया जा रहा है। न्यूरल ब्रिज कंट्रोल केबिन का ब्लूप्रिंट मिल गया है। माइक्रोकोर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, इसे हाथों से बनाने की गाइड मिल गई है। टाइटेनियम हाई प्रेशर वेल्डिंग में मास्टर लेवल की स्किल मिल गई है। सिस्टम का नया मिशन आ गया है। 30 दिन के अंदर 50 मीटर बड़े मेचा रोबोट को असेंबल करो। अगर मिशन फेल हुआ तो मौत मिलेगी। मिशन पूरा करने का इनाम प्लेनेटरी ऑर्बिटल कैनन का ब्लूप्रिंट अनलॉक्ड। इसके बाद दिमाग हिला देने वाले ढेर सारे मशीनी नक्शे, एनर्जी सर्किट के फॉर्मूले और मटेरियल साइंस की जानकारी किसी टूटे हुए बांध के पानी की तरह जबरदस्ती मेरे दिमाग में घुसने लगे। इतना भयानक दर्द हुआ कि मुझे अपना माथा पकड़ना पड़ा, लेकिन उस दर्द के साथ साथ दिमाग में एक अजीब सी क्लैरिटी भी आ रही थी। साइंस फिक्शन फिल्मों के वो डिजाइन जो पहले नामुमकिन लगते थे, सिस्टम से मिली जानकारी ने उन्हें ऐसे आसान हिस्सों में तोड़ दिया था जिन्हें एक मामूली लेथ मशीन और वेल्डिंग मशीन से थोड़ा थोड़ा करके असलियत में बनाया जा सकता था। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी आंखों की पुतलियों के अंदर एक हल्का सा नीला डेटा स्ट्रीम चमक रहा था। मैं पलटा और उस गंजे आदमी की तरफ देखा जो अभी भी हैरान खड़ा था। मैंने पास ही टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और बिना कुछ सोचे जल्दी से कुछ टाइप किया। बीप, उस गंजे का फोन बज उठा। उसने हड़बड़ाहट में अपना फोन निकाला और जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 3 लाख, ब्याज के साथ पूरा पैसा, एक भी रुपया कम नहीं। तुम्हारा कर्ज चुकता हो गया। तुमने जो मेरा एयर पंप तोड़ा है ना, समझ लो वो पैसे मैंने तुम्हें सिगरेट पीने के लिए दे दिए। मैं शटर के पास गया और उसकी भारी लोहे की चेन को कसकर पकड़ लिया। अब अपने इन गुंडों को लो और मेरी वर्कशॉप से दफा हो जाओ। आज के बाद रेड स्टार हैवी इंडस्ट्री में किसी का भी आना मना है। उस गंजे ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, शायद अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, लेकिन मेरी ठंडी आंखों और अभी अभी मेरे अकाउंट में आए उस 5 करोड़ के मैसेज की आवाज सुनकर उसने अपनी भलाई इसी में समझी कि चुप रहे। वो अपने गुंडों के साथ दुम दबाकर वहाँ से खिसक लिया।
मैंने जोर से वो भारी शटर नीचे गिरा दिया। अब मैं अपनी खाली वर्कशॉप के बीचों बीच खड़ा था, जमीन पर बिखरे पुराने लोहे के टुकड़ों और उस पुरानी सी वेल्डिंग मशीन को देखते हुए। मैंने जंग की महक वाली उस हवा में एक लंबी सांस ली, जैसे मैं कोई बहुत महंगी शराब पी रहा हूँ। 50 मीटर, कोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूरल ब्रिज। मैंने अपनी वही पुरानी वेल्डिंग गन दोबारा उठा ली, अपना वेल्डिंग मास्क फिर से पहना और सोचा ये चैलेंज मुझे मंजूर है। रेड स्टार हैवी इंडस्ट्री का शटर कसकर बंद था। बाहर अगस्त की तपती दोपहरी थी, लेकिन अंदर सब खामोश था। वर्कशॉप के अंदर नीली चिंगारियां किसी जिंदा चीज की तरह नाच रही थी। वो बुझती और फिर से जल उठती। हवा में ओजोन की चुभने वाली जलने की बदबू और पिघलते हुए लोहे की अजीब सी महक घुली हुई थी। मैंने अपना काले धब्बों वाला वेल्डिंग मास्क उतारा और उसे पास ही एक जंग लगे लोहे के स्टैंड पर टांग दिया। पसीना मेरे चेहरे से टपक रहा था और तेल से सने हुए उस पक्के फर्श पर गिरकर पानी की छोटी सी छपाक कर रहा था। मेरी आंखें थककर जल रही थी। मैंने उन्हें बंद कर लिया। मेरे दिमाग की गहराई में सिस्टम से मिल रहा वो भारी भरकम डेटा अपने आप डिकोड हो रहा था। वो एक 3D होलोग्राम था, एक लाल रंग का शानदार मेचा, पूरे 50 मीटर ऊंचा। वो मेरे दिमाग में धीरे धीरे घूम रहा था, उसके बाहरी आमा के झुकाव से लेकर अंदर की एक एक नसों और हाइड्रोलिक पाइप की बारीक बनावट तक सब कुछ एकदम बारीकी से दिख रहा था। 50 मीटर, मैं अपने आप से बुदबुदाया। मेरी उंगलियां उस खुरदरी सी वक्त टेबल पर एक भारी लय में थपथपा रही थी। एक भारी लड़ाकू विमान की लंबाई आमतौर पर 20 मीटर के आसपास होती है और उसे बनाने में ही कई अरब डॉलर लग जाते हैं। लेकिन 50 मीटर का एक ऐसा लोहे का दानव जो अपने दोनों पैरों पर चलता हो, उसका स्ट्रक्चर, उसकी पावर और उसका बैलेंस सिस्टम कितना पेचीदा होगा, ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। 5 करोड़ का एडवांस सुनने में तो बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन अगर हम असली मिलिट्री के तरीके से चलें तो इतने पैसों में इस मेचा की जान के आमा के लिए थोड़ा सा खास टाइटेनियम भी नहीं आएगा। और उससे भी बड़ी मुसीबत तो ये है कि सरकार ने जिन स्पेस ग्रेड मटेरियल्स और हाईटेक मशीनों पर रोक लगा रखी है, पैसा होने पर भी आम आदमी उन्हें छूने तक की औकात नहीं रखता। सिस्टम, छोटे कोल्ड फ्यूजन रिएक्टर का कोड और जुगाड़ वाले मटेरियल्स का प्लान दिखाओ। मैंने अपने दिमाग में ही उसे ऑर्डर दिया और पल भर में मेरी आंखों के सामने नीले रंग के डेटा की लाइनें बहने लगी। सिस्टम को पता था कि मेरी हालत अभी बहुत खस्ता है, इसलिए उसने जो जुगाड़ का तरीका दिया वो एकदम पागलपन था। आम इस्तेमाल की चीजों और कबाड़ से एक खास तरीके से उन्हें सेट करके और बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जलाकर जबरदस्ती एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना था। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी नजर वर्कशॉप के कोने में पड़े उस लोहे के कबाड़ पर गई और मेरे चेहरे पर एक दीवानों वाली मुस्कान आ गई। अगर मैं सीधे मिलिट्री वाले रास्ते से नहीं जा सकता तो फिर कबाड़ से जुगाड़ करने की इस कला को ही सबसे ऊपर ले जाऊंगा। आधे घंटे बाद मैं जियांगनान शहर के दक्षिणी किनारे पर मौजूद हांगडा रिसाइकलिंग स्टेशन पहुंच गया। ये पूरे राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कबाड़खाना है, जिसे इस धंधे वाले लोग लोहे का कब्रिस्तान कहते हैं। मैंने हाथों में वर्किंग ग्लव्स पहने और सीधे उस पहाड़ की तरफ बढ़ गया जो पुरानी कारों, जंग लगी मशीनों और टूटे हुए सरियों से बना था। ओहो, क्या बात है, ये हमारे रेड स्टार फैक्ट्री के छोटे बॉसू नहीं है? क्या हुआ, गंजे लियो का सारा कर्जा चुका दिया क्या, जो अब मेरे यहाँ कबाड़ बीनने के लिए फालतू पैसे आ गए हैं? कबाड़खाने का मालिक मोटू झाओ अपनी बड़ी सी तोंद फुलाए और हाथ वाला पंखा झलते हुए छांव में रखी अपनी आराम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में एक ताना था। मैंने उसकी इस बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी जेब से 100 के नोटों की एक गड्डी निकाली और पट से उसे मोटू झाओ के सामने चाय के दागों वाली उस छोटी सी लकड़ी की मेज पर पटक दिया। वो गड्डी देखकर लग रहा था कि कम से कम 10,000 तो होंगे ही। मोटू झाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पंखा हवा में ही रुक गया। ये क्या है? बुकिंग अगले 2 घंटों के लिए। इस कबाड़ के पहाड़ पर मेरा राज होगा। मुझे जो भी पसंद आएगा तू अपनी क्रेन भेजकर उसे मेरी फैक्ट्री भिजवाएगा। अगर बिल इससे ज्यादा बना तो माल उतारते वक्त मैं बाकी पैसे भी दे दूंगा। मेरी आवाज एकदम साफ और कड़क थी, बिना किसी झिझक के। पैसा हो तो इंसान भगवान बन जाता है। मोटू झाओ के चेहरे पर तुरंत एक चापलूसों वाली मुस्कान आ गई। उसने अपने कुछ मजदूरों को आवाज लगाकर एक पुरानी क्रॉलर क्रेन मंगवा ली। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की। मास्टर लेवल मैकेनिकल इंट्यूशन ऑन हो गया। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने मौजूद वो लोहे का कब्रिस्तान। सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। आम लोगों की नजरों में जो बस बेकार लोहे के टुकड़े थे और जंग लगे पुर्जे थे, वो अब मेरी आंखों के सामने परत दर परत खुल रहे थे। स्कैनिंग, तांबा, हर चीज की बनावट और घनत्व का पूरा डेटा दिख रहा था। तांबा, लोहा, धातु की थकावट और उन्हें फिर से ढालने की कितनी गुंजाइश है, सब कुछ। मैं लोहे के कबाड़ के उन पहाड़ों के बीच ऐसे घूम रहा था जैसे कोई तानाशाह अपने इलाके का मुआयना कर रहा हो। मैंने अचानक अपने कदम रोके और एक आधे कुचले हुए हिस्से की तरफ उंगली उठाते हुए कहा,
समुद्री जहाज के डीजल इंजन का वो ब्लॉक, कास्ट आयरन का ढांचा, दबाव सहने की इसकी क्षमता बस काम चलाओ है, इसे पैक कर दो। मोटे चाव ने 2 टन के उस भारी भरकम कीचड़ और तेल में सने लोहे के कबाड़ को देखा। उसने जोर से थूक गटका और बोला, अरे छोटे सू, तू इस कबाड़ का क्या करेगा भाई? इसे तो भट्टी में पिघलाने के अलावा कबाड़ी भी लेने से मना कर देंगे, फालतू में जगह घेरेगा। मैंने टोकते हुए कहा, बकवास बंद कर और इसे ट्रक में डाल। मैं आगे बढ़ता रहा। वो जो कबाड़ हो चुकी MRI मशीन पड़ी है ना, उसके अंदर के सारे सुपरकंडक्टिव कॉइल निकाल कर मुझे दे दे। और हाँ, ध्यान से, इंसुलेशन पर जरा सी भी खरोंच आई ना तो तेरे 1000 रुपये काट लूंगा मैं। पूरी दोपहर उस कबाड़खाने में क्रेन और मशीनों की जोरदार आवाजें गूंजती रहीं। मैंने जो सामान छांटा था उसे देखकर मोटा चाव अंदर ही अंदर घबरा रहा था। खदानों में काम आने वाली भारी मशीन का हाइड्रोलिक शाफ्ट, बुलेट ट्रेन का कबाड़ हो चुका ट्रैक्शन मोटर और अस्पताल से निकाले गए बेहद सटीक मेडिकल मशीनों के पुर्जे, ये सब किसी आम गैराज का सामान तो बिल्कुल नहीं था। आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है? कोई टैंक वैंक बनाने वाला है क्या? शाम होते होते भारी औद्योगिक कबाड़ से लदा एक विशाल ट्रक तेज आवाज करता हुआ रेड स्टार हैवी इंडस्ट्री रिपेयर कारखाने में घुसा। जैसे ही आखिरी खेप उतारी गई, मैंने चाव का बाकी सारा हिसाब चुकता कर दिया। फालतू लोगों को कारखाने से बाहर निकाला और लोहे का वो भारी शटर जोर से नीचे गिरा दिया। लोहे और पुर्जों के उस पहाड़ के बीच खड़े होकर मैंने गहरी सांस ली। हवा में मशीन के तेल और जंग की तेज महक थी। मेरी रगों में खून तेजी से दौड़ रहा था। कुछ नया, कुछ खौफनाक बनाने की एक अजीब सी बेचैनी मेरे पूरे शरीर पर हावी हो रही थी। पहला कदम, फ्यूशन रिएक्टर के बाहरी ढांचे को आकार देना। मैंने वो भारी वेल्डिंग गन उठाई और समुद्री जहाज के उस विशाल इंजन ब्लॉक के पास गया। ये वो दानव था जो कभी समंदर में कई हजार टन भारी लोहे के जहाज को खींचता था, पर इस वक्त मेरी नजरों में ये सिर्फ एक कच्चा ढांचा था। बज़ उस अंधेरे कारखाने में प्लाज्मा कटर से एक बेहद तेज चुभने वाली सफेद रोशनी की लकीर निकली। मेरी कलाइयां बिल्कुल स्थिर थीं। किसी उस्ताद की तरह मेरी मांसपेशियों को सब याद था, जिसके कारण मेरे कटने का निशान 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं हुआ। 5 सेंटीमीटर मोटा बेहद मजबूत कास्ट आयरन का वो ढांचा 3000 डिग्री वाले प्लाज्मा बीम के सामने किसी गर्म चाकू से काटे गए मक्खन की तरह बड़ी आसानी से 2 हिस्सों में चीर गया। चिंगारियां किसी शानदार आतिशबाजी की तरह पूरे हॉल में उड़ उड़कर बिखर रही थी। उन चिंगारियों की रोशनी में मेरा चेहरा चमक रहा था। मैं पागलों की तरह अपने काम में डूबा था। मुझे इस ब्लॉक का इस्तेमाल करके इसे फिर से एक ऐसे ढांचे में ढालना है जो 10 लाख डिग्री की भयंकर गर्मी और प्लाज्मा के झटके सह सके। एक वैक्यूम मैग्नेटिक चैम्बर, काटना, घिसना और फिर से जोड़ना। मैंने कबाड़खाने से चुनी हुई एविएशन ग्रेड की टंगस्टन स्टील की प्लेटें उठाई और उन्हें उस चैम्बर के अंदरूनी हिस्से में जड़ दिया। अब बारी थी असली तकनीकी जादूगरी की। मैंने वेल्डिंग गन हाथ में ली। ये कोई आम वेल्डिंग नहीं थी, बल्कि सिस्टम से मिली हुई मास्टर लेवल की टाइटेनियम अलॉय हाई प्रेशर वेल्डिंग तकनीक थी। टंगस्टन स्टील और कास्ट आयरन के जोड़ पर एक तेज नीली चमक उठी और मैंने इन दोनों धातुओं को एक दूसरे में पिघलने का स्वाद चखा दिया। इसे पूरी तरह से पिघलाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मेरे हाथों में वेल्डिंग रॉड से बना पिघला हुआ मेटल पूल कुछ इस तरह से खुद को ढाल रहा था जो मटेरियल साइंस के हर नियम को झुठला रहा था। ड्रैगन के स्केल्स जैसी बारीक और बेदाग वेल्डिंग लाइनें जोड़ों पर तेजी से उभरने लगी। ना कोई बुलबुला और ना ही कोई कचरा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मेटल की नसें अपने आप उगाई हो। रात अब पूरी तरह घिर चुकी थी। वर्कशॉप की बत्तियां बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। रोशनी का बस एक ही जरिया था, मेरे हाथों से लगातार चमकने वाली नीली चिंगारियां और वर्क बेंच पर रखे दहकते हुए मेटल के पुर्जों से निकलती गहरी लाल चमक। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया जब सुपरकंडक्टिव कॉइल का आखिरी हिस्सा उस गोल ढांचे के चारों तरफ कसकर लपेट दिया गया और उसे पुराने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर से बने पावर मैट्रिक्स से जोड़ दिया गया। तब जाकर मेरे हाथ रुके। मैंने वेल्डिंग गन को नीचे रख दिया, तौलिया खींचा और चेहरे पर लगी काली कालिख को पोंछा। मेरी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। सामने वर्क बेंच पर करीब 2 मीटर चौड़ी एक चीज रखी थी जिस पर मोटी मोटी वेल्डिंग की गई थी और उस पर तांबे के रंग की अनगिनत कॉइल्स लिपटी हुई थी। वो गोल सी मशीन देखने में बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे साइबरपंक की खुरदरी दुनिया से खोदा गया कोई अजीब सा पुतला हो जिसमें कबाड़ को जोड़कर बनाया गया एक खूंखार सा जादू था। लेकिन यही तो उस 50 मीटर ऊंचे मेका रोबोट का दिल था, एक छोटे से कोल्ड न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्टर का असली रूप। सब कुछ तैयार था, बस इसे चालू करना बाकी था। मैं मेन बोर्ड के पास गया और गैराज की मेन केबल को सीधे झटके से खींच लिया। फटाफट उसका प्लास्टिक कवर छीला और उस मोटे तांबे के तार को जबरदस्ती रिएक्टर की प्राइमरी कॉइल से जोड़ दिया। कोल्ड न्यूक्लियर फ्यूशन भले ही नॉर्मल तापमान पर काम कर सकता है, लेकिन इसे स्टार्ट करते वक्त सुपरकंडक्टिव कॉइल को जगाने के लिए बेहिसाब बिजली की जरूरत पड़ती है।
ताकि एक तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बन सके और आइसोटोप्स को जबरदस्ती जलाया जा सके। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों से उस पुराने बड़े से स्विच को कसकर पकड़ लिया। अब जो होगा यही होगा, भगवान करे इस इलाके का पावर ग्रिड पूरी तरह से फूंक ना जाए। मैंने जोर से स्विच नीचे खींचा और बूम। ये किसी धमाके की आवाज नहीं थी, बल्कि ये उस खौफनाक बिजली की गूंज थी जो कॉइल में पैदा हुए भयानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटके से आई थी। वर्कशॉप की सारी ट्यूबलाइट्स एक पल के लिए टिमटिमाई और फिर सीधे चकनाचूर हो गई। रेड स्टार फैक्ट्री से 3 किलोमीटर दूर जियांगनान शहर के पावर स्टेशन में ड्यूटी पर बैठे एक अंकल हाथ में चाय का कप लिए रेडियो सुन रहे थे। अचानक दीवार पर लगे उस बड़े से मीटर में कान फाड़ देने वाला सायरन बजने लगा। उस इलाके का पावर लोड दिखाने वाली सुई 0.1 सेकंड में पागल की तरह लाल निशान के एकदम पार चली गई। अरे बाप रे, आधी रात को कौन सी फैक्ट्री ने इतनी भारी मशीन चालू कर दी? अंकल इतने डर गए कि चाय का कप सीधे जमीन पर गिर पड़ा। खौलती हुई चाय फर्श पर फैल गई। वो घबराकर तुरंत कंट्रोल पैनल की तरफ भागे ताकि ओवरलोड वाले इलाके की बिजली काटी जा सके, लेकिन इससे पहले कि वो बटन दबा पाते, लोड बताने वाली सुई उतनी ही अजीब रफ्तार से पल भर में वापस नॉर्मल पर आ गई। ऐसा लगा जैसे वो भयानक कर्ट जो पूरे इलाके की बिजली चूसने वाला था, उसे किसी ब्लैक होल ने हवा में ही निगल लिया हो। और ठीक उसी वक्त रेड स्टार फैक्ट्री की वर्कशॉप में खौफनाक सन्नाटा पसरा था। मैं उस अंधेरे में खड़ा वर्क बेंच पर रखी उस गोल मशीन को टकटकी लगाए देख रहा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मच्छर के पंखों की फड़फड़ाहट से भी ज्यादा हल्की सी एक आवाज उस मशीन के अंदर से आई और फिर वो आवाज तेजी से बढ़ने लगी। वो एक भारी सी गूंज में बदल गई, जैसे कोई हजारों साल पुराना कोई विशाल जानवर सांस ले रहा हो। एक हल्की सी नीली और रहस्यमयी रोशनी मेटल की उन दरारों के बीच से छनकर बाहर आने लगी और वो रोशनी लगातार तेज होती जा रही थी। चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। आसपास की हवा तेज चुंबकीय क्षेत्र के कारण मुड़ने लगी थी और उसमें लहरें साफ दिखाई दे रही थी। जमीन पर पड़े लोहे के टुकड़े और पेंच जैसे अपना गुरुत्वाकर्षण खो चुके थे, वे धीरे धीरे हवा में तैरने लगे और उन्होंने रिएक्टर के चारों तरफ एक छोटे से मेटेलिक रिंग का रूप ले लिया था। कामयाब रूम टेम्परेचर वाला मैग्नेटिक फील्ड तैयार है। प्लाज्मा इग्निशन भी सफल रहा। मैं उस मनमोहक नीली रोशनी की चमक में नहा रहा था और महसूस कर रहा था कि कबाड़ से जोड़ तोड़कर बनाए गए उस रिएक्टर के अंदर से लगातार इतनी भयानक ऊर्जा निकल रही थी जो एक छोटे से शहर को चलाने के लिए काफी थी। यही तो अपने हाथों से भारी मशीनें बनाने का असली मजा है। ठीक उसी समय वर्क टेबल के कोने में रखा मेरा वो देसी फोन, जिसकी स्क्रीन का एक कोना टूटा हुआ था, अचानक पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। उसकी चुभने वाली डिफॉल्ट रिंगटोन ने वर्कशॉप की उस शांत और गंभीर खामोशी को तोड़ दिया। मैंने पास जाकर फोन उठाया। स्क्रीन पर एक के बाद एक 10 से भी ज्यादा अनरीड मैसेज दिख रहे थे। ये सारे मैसेज उसी के थे जिसका नाम मैंने अमीर बेवकूफ वांग 5 करोड़ का क्लाइंट सेव किया था। मैंने चैट बॉक्स खोला। उस वांग के मैसेज थे, कहाँ है तू, कहाँ मर गया, 5 करोड़ का ऑर्डर लेकर गायब हो गया। ये मत सोचना कि उस खस्ताहाल फैक्ट्री में छुपकर तू मुझसे बच जाएगा। कान खोलकर सुन ले सूजे, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मुझे असली चीज चाहिए, समझ रहा है ना? 50 मीटर ऊंचा क्रिम्सन टाइफून, उसके चमकते हुए जॉइंट्स और कोर। अगर आज तूने मुझे काम का कोई भी सबूत नहीं दिया जिससे मुझे तसल्ली हो, तो कल ही मैं अपनी फरारी में 10 एक्सकेवेटर लेकर आऊंगा और तेरी इस कबाड़खाना फैक्ट्री को मिट्टी में मिला दूंगा, पूरा तबाह कर दूंगा और पूरे इंटरनेट पर तेरे इस फ्रॉड का लाइव पर्दाफाश करूंगा। तेरी फैक्ट्री को नेस्तनाबूद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा तेरी ये फैक्ट्री। तू एक नंबर का धोखेबाज है, तहस नहस कर दूंगा सब कुछ। और आखिर में एक वॉइस मैसेज था। मैंने वो वॉइस मैसेज प्ले किया। वांग सीकी की वो भड़की हुई और किसी घमंडी रईसजादे जैसी अकड़ वाली आवाज गूंज उठी। ओए सू, तू क्या पैरों से खिलौने बना रहा है? कहाँ है उसका कोर, कहाँ है उसका पावर सिस्टम? मुझे उन सस्ती लाइटों से बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। मुझे उसमें असली फ्यूचरिस्टिक फील चाहिए। समझ में आया या नहीं? फ्यूचरिस्टिक फील। उसका मैसेज सुनकर मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। फ्यूचरिस्टिक फील चाहिए न तुझे? मैंने अपना फोन उठाया, कैमरा चालू किया और लेंस को वर्क टेबल की तरफ घुमा दिया, जहां हवा में तैरते हुए धातु के टुकड़ों के बीच से एक ऐसी नीली रोशनी निकल रही थी जो आंखों को चुभ रही थी। ये प्लाज्मा की चमक वाला एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर था। इसे थोड़ा और असली दिखाने के लिए मैं जानबूझकर उसके थोड़ा और करीब गया ताकि फोन का माइक रिएक्टर की उस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली गड़गड़ाहट को रिकॉर्ड कर सके। एक फोटो और 10 सेकंड का छोटा सा वीडियो मैंने सीधा उसे सेंड कर दिया। 1 2 3। फिर मैंने अपनी तेल और ग्रीस से सनी उंगलियों से स्क्रीन पर एक बहुत ही साधारण सी लाइन टाइप की प्रोग्रेस रिपोर्ट। फेज 1 छोटे कोर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की इग्निशन टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्टेबल है। फिलहाल इसका आउटपुट 50 लाख किलोवाट है।
अगला कदम अब मेका का ढांचा तैयार करना है। अगर काम जल्दी चाहिए तो दूसरी किश्त भिजवा दो। मैसेज भेजने के बाद मैंने फोन को वापस वर्क टेबल पर फेंक दिया। मैं पलटा और अंधेरे कोने से वो भारी भरकम माइनिंग कटर खींचकर बाहर लाया जो मुझे कबाड़खाने में मिला था। अब मुझे इस रईसजादे के मेका के लिए अपने हाथों से 50 मीटर लंबे पैर जो बनाने थे। और ठीक उसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर एक शानदार विला में वांग सी के हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़े लेदर के सोफे पर बड़े आराम से लेटा हुआ था। मेरे भेजे हुए मैसेज को फोन स्क्रीन पर देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी और तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। छोटा कोर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर और 50 लाख किलोवाट, कुछ भी। इस धोखेबाज ने मुझे सच में बेवकूफ समझ रखा है क्या? फेंकने से पहले कुछ सोच तो लिया कर। उसने बिना किसी दिलचस्पी के उस 10 सेकंड के छोटे से वीडियो को प्ले कर दिया और अगले ही पल जब वो एकदम शुद्ध नीले रंग की भयानक प्लाज्मा की रोशनी जिसमें किसी भी तरह के विजुअल इफेक्ट्स या एडिटिंग का नामो निशान तक नहीं था, और वो नीची आवाज वाली गूंज जो फोन के स्पीकर से निकलकर सीधे सीने के अंदर तक कंपन पैदा कर रही थी। जैसे ही वो गूंज उस बड़े से ड्राइंग रूम में धमाके की तरह गूंजी, वांग सी ची के हाथ से वाइन का गिलास सीधा नीचे छूट गया और छपाक से उस महंगे कालीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। लाल रंग की वाइन उसके लिमिटेड एडिशन जूतों पर छलक गई, लेकिन वो झटके से सोफे से उछल पड़ा। उसकी आंखें फोन की स्क्रीन पर गड़ी थी और आंखों की पुतलियां बुरी तरह कांप रही थी। ये साला कोई सीजीआई इफेक्ट है या असली? वांग सी ची बस टकटकी लगाए फोन की स्क्रीन को घूरे जा रहा था। उसकी आंखें खौफ और हैरानी से फटी जा रही थी और उस 10 सेकंड के वीडियो को उसने ऑटो लूप पर लगा दिया था। वो रहस्यमयी नीली प्लाज्मा की चमक, वो खुरदरा और जंगली सा लोहे का ढांचा, हवा में तैरते हुए लोहे के टुकड़े और वो भयानक गूंज जो ऐसा लग रहा था मानो स्पीकर के जरिए सीधे इंसान की हड्डियों के अंदर घुस रही हो। पहली बार देखने पर उसे लगा कि ये कोई हॉलीवुड लेवल का सीजीआई इफेक्ट है। तीसरी बार देखने पर उसकी पीठ के रोंगटे खड़े होने लगे। 10वीं बार देखने पर उसे महसूस हुआ कि उसका दिल भी उस छोटे से रिएक्टर की धड़कन के साथ साथ धड़क रहा है। ये नामुमकिन है। रोशनी और परछाई का ऐसा रिफ्रैक्शन, ऐसा जबरदस्त फिजिक्स इंजन। वांग सी ची ने कांपते हाथों से वो वीडियो सीधा अपने विजुअल इफेक्ट्स डायरेक्टर इंजीनियर ली को फॉरवर्ड कर दिया। छोटे मालिक, फोन के दूसरी तरफ से इंजीनियर ली की आवाज फटी फटी और तेज थी। आपको ये वीडियो कहाँ से मिला? ये किस टॉप सीक्रेट मिलिट्री लैब से लीक हुआ टेस्ट वीडियो है? वांग सी ची ने सूखे गले से थूक गटका। इंजीनियर ली, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि ये कोई इफेक्ट नहीं है? अगर मैं किसी फिल्म वाले को लगाऊं तो क्या वो कुछ दिनों में ऐसा बना सकता है? क्या खाक बनाएगा? इंजीनियर ली ने फोन पर ही गाली दे दी। उसकी आवाज जोश और हैरानी से कांप रही थी। छोटे मालिक, आप दूसरे सेकंड वाला सीन देखिए। जब रोशनी हवा को चीरती है तो तेज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से धूल के कण जिस लोरेंस फोर्स से मुड़ते हैं उनका रास्ता बिल्कुल बेतरतीब है और एकदम असली फ्लूइड डायनामिक्स के नियमों पर चल रहा है। और वो हवा में तैरते हुए लोहे के कबाड़, उनकी परछाइयों के किनारों पर एकदम बारीक लेवल का स्पेस डिस्टॉर्शन हो रहा है। कुछ दिन तो छोड़िए साहब, अगर आप पिक्सर और इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक के सारे रेंडरिंग फार्म भी किराए पर ले लेना तो भी वो एक साल में ऐसा कुछ रेंडर नहीं कर पाएंगे। इस लेवल की असली फिजिक्स वाली चीजें, ये कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं, एकदम असली फुटेज है, 100% असली। फोन उसके कान से नीचे खिसक गया। वांग सी ची बेजान सा होकर अपने लेदर सोफे पर गिर पड़ा। उसके दिमाग में जैसे भनभनाहट सी हो रही थी। वो फर्नीचर वेल्डर जिसका नाम सूजे है, वो इंसान जो कर्जे में पूरी तरह से डूबा हुआ था, जो इतना कंगाल था कि मैगी तक नहीं खरीद सकता था। उसने 5 करोड़ का एडवांस लिया और वो भागा नहीं। उसने कोई स्पोर्ट्स कार भी नहीं खरीदी, बल्कि सच में उस सुअरबाड़े जैसी कबाड़ हो चुकी रिपेयरिंग शॉप में बैठकर उसने एक छोटा सा सूरज ही बना डाला। पागल, ये दुनिया ही पागल हो गई है। वांग सी ची झटके से सोफे से उछल पड़ा। उसने खूंटी से अपना कोट खींचा और दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाया, गाड़ी निकालो, एयरपोर्ट चलना है, पायलट को खबर करो, अभी के अभी जियांगनान शहर की फ्लाइट का रूट अप्रूव करवाओ। इसी वक्त एक भारी अफरा तफरी के बीच ये रईसजादा, जिसे आम दिनों में सिर्फ महंगी गाड़ियों और इंटरनेट पर पैसे लुटाने का शौक था, दिल में एक अजीब सी बेचैनी लिए वो रातों रात जियांगन शहर की तरफ निकल पड़ा। ठीक उसी वक्त जियांगन शहर का रेड स्टार हैवी इंडस्ट्री रिपेयर शॉप, बाहर दुनिया में क्या उथल पुथल मच रही थी मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। मैं बस एक विशाल हैवी माइनिंग कटिंग मशीन के सामने खड़ा था। मेरे दोनों हाथों ने कंट्रोल लीवर को मजबूती से पकड़ रखा था। 2 मीटर का डायमंड सॉ ब्लेड पूरी रफ्तार से घूम रहा था और एक मोटे सॉलिड हाई कार्बन स्टील पिलर को चीरता जा रहा था। चिंगारियां किसी उल्टे बहते सुनहरे झरने की तरह उस धुंधली वर्कशॉप में पागलों की तरह छिटक रही थी। उन चिंगारियों की रोशनी में मेरा कालिक और ग्रीस से सना हुआ चेहरा चमक रहा था। कोल्ड फ्यूजन रिएक्टर तो बस इस मशीन का दिल था। इस खूंखार ताकत को संभालने के लिए मेका को एक मजबूत ढांचे की जरूरत थी। सिस्टम ने जो ब्लूप्रिंट मुझे दिया था वो मेरी
आंखों के सामने लगातार फ्लैश हो रहा था। वो 15 मीटर लंबी एक मैकेनिकल राइट लेग का डिजाइन था। हर एक बेयरिंग की ग्रिप 28.38, 23.3 जी। हर एक हाइड्रोलिक पाइप की अलाइनमेंट 3830, 33.89, सब कुछ मिलीमीटर तक एकदम परफेक्ट था। लेग बोन का लोड टेस्ट चल रहा था। मटेरियल की डेंसिटी कम पड़ रही थी। मुझे इस पर टाइटेनियम अलॉय की कोटिंग चढ़ाकर इसे दोबारा फोर्ज करना था। मैंने कटे हुए स्क्रैप मेटल को जोर से लात मारकर किनारे किया और एक हाथ से ओवरहेड क्रेन की कंट्रोल रस्सी खींच ली। दांत खट्टे कर देने वाली मेटल की रगड़न के साथ एक पुरानी एयरक्राफ्ट कैरियर की अरेस्टिंग केबल से निकाली गई। कुछ हाई स्ट्रेंथ अलॉय प्लेट्स हवा में लटकने लगी। मैंने अपनी मॉडिफाई की हुई हाई पावर प्लाज्मा वेल्डिंग गन उठाई और एक बार फिर मेरा मास्टर लेवल का वेल्डिंग टैलेंट सामने आ गया। वो नीले रंग का इलेक्ट्रिक आर्क अलॉय प्लेट और हाई कार्बन स्टील पिलर के बीच तेजी से दौड़ने लगा। वहाँ की भयानक गर्मी से आसपास की हवा तक कांपने लगी थी। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। मेरे हाथ बिना रुके मशीन की तरह चल रहे थे, बिल्कुल किसी एक्सपीरियंस सर्जन की तरह जो किसी प्राचीन विशालकाय मॉन्स्टर की हड्डियों को सिल रहा हो। 4 घंटे बाद जब वर्कशॉप के बाहर रात का अंधेरा एकदम गहरा हो चुका था, तब वो पहला भीमकाय इंडस्ट्रियल शाहकार आखिरकार उस कबाड़ भरी वर्कशॉप के बीचों बीच आकार लेने लगा। वो सिर्फ स्टील, भारी हाइड्रोलिक पाइप्स, बेयरिंग और मोटे केबल से बनी एक विशालकाय मैकेनिकल टांग थी। इस पर कोई फैंसी पेंट नहीं था। इसका पूरा ढांचा खुरदरी वेल्डिंग, जंग और इलेक्ट्रिक आग के जलने के निशानों से भरा हुआ था। इसके जांग वाले हिस्से में भारी एक्सकेवेटर से निकाले गए 4 मेन हाइड्रोलिक सिलेंडर एक साथ फिट किए गए थे। उन मोटे पिस्टन रॉड्स पर एक ठंडी सी चमक थी। वहीं इसके निचले हिस्से में बेशुमार सुपरकंडक्टिव कॉइल्स लिपटे हुए थे, जो नीचे 3 मीटर चौड़े ट्रायंगुलर ग्रिप वाले मैकेनिकल पंजे तक जा रहे थे। 15 मीटर, ये किसी 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। भले ही वो अभी वहाँ उस स्पेशल रैक पर शांति से लेटा हुआ था, लेकिन उससे निकलने वाली वो भारी इंडस्ट्रियल दहशत किसी का भी दम घुटने के लिए काफी थी। मैं उस मैकेनिकल पैर के पास खड़ा था। उसके सामने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल ड्रैगन के सामने कोई छोटी सी चींटी खड़ी हो। मैंने आंखों में जा रहे पसीने को पोंछा। मेरी सांसें तेजी से चल रही थी। लगातार इस तरह के भारी काम ने मेरी मांसपेशियों को तोड़कर रख दिया था। दर्द से बुरा हाल था, लेकिन मेरी आंखों में एक ऐसा पागलपन जल रहा था जो पहले कभी नहीं था। फिजिकल स्केलेटन की असेंबली पूरी हो गई है। सिस्टम, अगला कदम, स्केलेटन स्ट्रेस टेस्ट पास हो गया है। कट फेज, न्यूरल ब्रिजिंग सिस्टम की लेयरिंग। वार्निंग, होस्ट के पास अभी मिलिट्री ग्रेड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इक्विपमेंट नहीं है। सिस्टम एक दूसरा तरीका दे रहा है, इलेक्ट्रोमायोग्राफिक न्यूरॉन रिवर्स कंडक्शन। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही एक नया ब्लूप्रिंट मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने एक गहरी सांस ली और पलटकर उस कबाड़ की तरफ गया जहां मैंने अस्पताल से लाए हुए MRI मशीन के पार्ट्स रखे थे। मैंने उसमें से हाई सेंसिटिविटी वाली सुपरकंडक्टिंग सिग्नल केबल निकाली और उसे उस मैकेनिकल पैर के लोहे के ढांचे पर बिछाना शुरू कर दिया। ये किसी बहुत ही बारीक और पेचीदा सर्जरी की तरह था। उन खुरदरे और भारी लोहे के गियर्स के बीच बालों जैसी पतली उन सुपरकंडक्टिंग तारों को मैं बहुत ही सावधानी से खाली छोड़े गए खांचों में सेट कर रहा था। वो तारे इस मैकेनिकल पैर की नसों और शिराओं की तरह थी, जो आखिर में घुटने के ठीक ऊपर जाकर जुड़ रही थी। एक सेंट्रल लिमिट बॉक्स के अंदर वक्त का एक एक पल बस गुजरता जा रहा था, जब तक कि पूरब के आसमान में भोर की किरणें नहीं फूट पड़ी। बस आखिरी कदम। मेरी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। मैंने टूल बॉक्स से कुछ मेडिकल इलेक्ट्रोड पैच ढूंढ कर निकाले। मैंने उन पैच को सुपरकंडक्टिव तारों के सिरों से जोड़ दिया और फिर अपनी कार्गो पैंट को ऊपर की तरफ मोड़ा। उन पैच को मैंने अपने दाएं पैर की पिंडली, घुटने और जांघ की मांसपेशियों पर अच्छे से चिपका लिया। अगर कोई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नहीं है तो क्या हुआ? मैं सबसे पुराने और देसी तरीके का इस्तेमाल करूंगा। अपनी ही मांसपेशियों के इलेक्ट्रिक सिग्नल से मैं रेजोनेंस बनाऊंगा। मैं अपने थके हुए कदमों को घसीटते हुए उस मशीन के पास गया जो हल्की आवाज कर रहे माइक्रो कोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के सामने रखी थी, और मैंने रोबोटिक पैर से जुड़ी मेन केबल को ऑन कर दिया। पावर ऑन। नर्वस सिस्टम में कर्ट दौड़ गया। भनभनाहट की एक तेज आवाज आई और ऐसा लगा जैसे लोहे का कोई सोता हुआ दैत्य अचानक से जाग उठा हो। 15 मीटर लंबे उस रोबोटिक पैर में आम की दरारों के बीच छिपी वो सुपरकंडक्टिव कॉइल एक एक करके नीले रंग की हल्की रोशनी से चमकने लगी, जैसे कि वो ऊर्जा की नसें हो, जांघ के ऊपरी हिस्से से लेकर पैर के तलवे तक बह रही हो। 4 भारी हाइड्रोलिक सिलेंडर से एक गूंजती हुई दहाड़ निकली। अंदर का हाइड्रोलिक तेल पलक झपकते ही वर्किंग प्रेशर पर आ गया। मैं उस रोबोटिक पैर से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा था, उस विशालकाय मशीन को घूरते हुए। मैंने घबराहट में अपना थूक निगला। मैंने अपने दाएं पैर के पंजे को हल्का सा ऊपर उठाने की कोशिश की। यह इतनी छोटी सी हरकत थी कि कोई ध्यान भी नहीं दे पाता, लेकिन इलेक्ट्रोड पैच ने तुरंत मांसपेशियों के उस हल्के से इलेक्ट्रिक सिग्नल को पकड़ लिया, उसे बढ़ाया और फिर पल भर में सुपरकंडक्टिव तारों के जरिए
रोबोटिक पैर के सेंट्रल लिमिट कोर में ट्रांसमिट कर दिया और अगले ही पल धड़ाम वर्कशॉप में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। लोहे के रैक पर पड़ा वो 15 मीटर लंबा स्टील का विशाल पैर, उसका वो विशाल तिकोना रोबोटिक पंजा बिल्कुल मेरी ही तरह हिलने लगा। उसने हूबहू मेरी नकल की। वो झटके से 120 डिग्री ऊपर की तरफ उठा। उसकी उस खौफनाक ताकत ने सीधे उस भारी लोहे के रैक को ही पलट कर रख दिया। उस विशाल रोबोटिक पंजे ने जोर से पास ही मौजूद छत को संभालने वाले एक कंक्रीट के खंभे पर वार किया। पत्थर के टुकड़े हवा में उछल पड़े। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। वो कंक्रीट का खंभा इतना मोटा था कि उसे पकड़ने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती। उस पर एक जोरदार वार हुआ और उसमें 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा गहरी मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। पूरी रिपेयर शॉप की छत जोर जोर से कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा भूकंप आ गया हो। मैं तो अपनी जगह पर बुत बनकर रह गया। मैं बस उस चकनाचूर हुए खंभे को ही घूरे जा रहा था। फिर मैंने सिर झुकाकर अपने दाएं पैर की तरफ देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी भयानक तबाही मचाने वाली ताकत को अपने वश में कर लिया हो। ये एहसास मेरे दिमाग पर हावी होने लगा। इसमें तो कोई डिले था ही नहीं। सिस्टम से ऑप्टिमाइज किए गए उस कबाड़ सुपरकंडक्टिंग तार ने सच में 0 डिले मोशन सिंक हासिल कर लिया था। ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे चलाने के लिए कीबोर्ड या जॉयस्टिक की जरूरत पड़े। ये तो मेरे ही शरीर का एक हिस्सा बन गया है। कमाल हो गया, सच में कमाल हो गया। भाड़ में जाए वो ब्लूप्रिंट, भाड़ में जाए वो असेंबली लाइन। हा, आज तेरा भाई इसी कबाड़ के ढेर में अपने हाथों से एक भगवान बनाकर दिखाएगा। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी पल जब मैंने रोबोटिक पैर के न्यूरल ब्रिज को स्टार्ट किया और रिएक्टर की पावर अचानक अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी, उसी पल समुद्र की गहराई नापने वाले एक रिसर्च जहाज के भेष में छिपे एक एजिस क्लास के इलेक्ट्रॉनिक जासूसी जहाज पर सबसे ऊंचे लेवल का एक कान फाड़ देने वाला अलार्म बजने लगा। उस आवाज ने अचानक कमांड रूम के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। पूरी दीवार पर लगी रडार की स्क्रीन तुरंत एक खौफनाक लाल रोशनी से भर गई। मॉनिटरिंग रूम का सुपरवाइजर जो आराम से अपनी ठंडी कॉफी पी रहा था, वो इस अचानक बजे अलार्म से इतना घबरा गया कि बुरी तरह कांप उठा और उसकी सारी कॉफी कंट्रोल पैनल पर गिर गई। ये क्या हो रहा है? क्या दुश्मन ने हमला कर दिया है? सुपरवाइजर गुस्से से चिल्लाता हुआ मेन कंट्रोल पैनल की तरफ दौड़ा। रडार एनालिस्ट के हाथ कीबोर्ड पर पागलों की तरह चल रहे थे और डर के मारे उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसने स्क्रीन के ठीक बीचों बीच अचानक उठे उस विशाल ऊर्जा के तूफान की तरफ इशारा किया और कांपती हुई आवाज में बोला, सर, यह कोई दुश्मन का हमला नहीं है। हमारे डीप स्पेस मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन सैटेलाइट ने अभी लॉन्ग देश के पूर्वी तटीय इलाके में 250, 252, 250, 50 अभी लॉन्ग देश के पूर्वी तटीय इलाके में 230, 250, 250 एक बहुत ही अजीब ऊर्जा विस्फोट को पकड़ा है। सुपरवाइजर ने स्क्रीन के पास जाकर उस डेटा को देखा। उसकी भौहें गुस्से और चिंता से तंग गईं। इस ऊर्जा की ताकत कितनी है? क्या वे कोई अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहे हैं? नहीं, ये परमाणु परीक्षण नहीं है। इसमें रेडियो एक्टिव धूल का कोई नामो निशान नहीं है। एनालिस्ट ने घबराते हुए अपना थूक गटका और एक और भी ज्यादा बारीक वेवफॉर्म ग्राफ स्क्रीन पर खोल दिया। इस तरह की लहरें, सर, ये किसी छोटे और कंट्रोल किए जा सकने वाले तारे जैसा लग रहा है। इसकी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से अब तक की फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ रही है और इसी ऊर्जा के स्रोत ने अभी एक बिल्कुल सदी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा की है, बिल्कुल किसी विशालकाय जीव की नसों की धड़कन की तरह। ये सुनते ही सुपरवाइजर के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। एक ऐसा सुपर एनर्जी सोर्स जो नॉर्मल तापमान पर एकदम सही काम कर रहा है और जिसमें जैविक नसों जैसी हरकत करने की खूबी है। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? वो किसी भी और इंसान से बेहतर जानता था कि इसका मतलब है लॉन्ग देश की पर्सनल कॉम्बैट आर्मर तकनीक या किसी बिल्कुल ही नए और खतरनाक हथियार का इंजन जो हमारी सोच से भी कई साल आगे निकल चुका है। फौरन उस ऊर्जा स्रोत की लोकेशन पता करो, सुपरवाइजर ने बेहद सख्त लहजे में आदेश दिया। 3 मिनट बाद एक बेहद हाई रेजोल्यूशन वाला सैटेलाइट मैप मेन स्क्रीन पर जूम किया गया। लाल रंग का निशाने वाला क्रॉसहेयर बिल्कुल सटीक तरीके से जियांगन शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके पर लॉक हो गया। जैसे जैसे तस्वीर और जूम होती गई, बादलों को चीरते हुए आखिर में एक छत पर जाकर रुक गई। टारगेट कोऑर्डिनेट्स 31 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 121 डिग्री 28 मिनट पूर्व। मैग्निफिकेशन 50,000 गुना। जंग खाए हुए एक कबाड़ से भरे और टूटे फूटे कारखाने पर जिसके चारों तरफ सिर्फ रद्दी और कबाड़ का ढेर लगा था। टारगेट कोऑर्डिनेट्स 31 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 121 डिग्री 28 मिनट पूर्व। मैग्निफिकेशन 50,000 गुना। स्क्रीन के किनारे पर धुंधला सा एक बोर्ड दिखाई दे रहा था, रेड स्टार हैवी इंडस्ट्री रिपेयर शॉप। टारगेट कोऑर्डिनेट्स 31 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 121 डिग्री 28 मिनट पूर्व। मैग्निफिकेशन 50,000 गुना। कंट्रोल रूम में शमशान जैसी शांति छा गई।
सुपरवाइजर उस कुत्ते के दड़बे जैसे कबाड़खाने को घूरता ही रह गया। उसे लगा जैसे उसकी दशकों की विज्ञान की समझ और पढ़ाई का किसी ने भद्दा मजाक उड़ा दिया हो। क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि वो ऊर्जा जो हमारे देश के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर से भी 50 साल आगे की तकनीक है, वो इस कबाड़खाने से निकल रही है? सुपरवाइजर ने दांत पीसते हुए पूछा। 150। एनालिस्ट के माथे से ठंडे पसीने छूट रहे थे। 150 सर, डेटा बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, और सैटेलाइट की थर्मल इमेजिंग भी यही दिखा रही है कि उस कारखाने के अंदर का तापमान किसी डरावनी रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा है। सुपरवाइजर पूरे 30 सेकंड तक खामोश रहा। फिर उसने अपनी मेज पर रखा लाल रंग का एनक्रिप्टेड फोन उठाया और सीधा हेडक्वार्टर का नंबर डायल किया। ब्लैकस्टोन स्पेशल ऑपरेशंस टीम को कनेक्ट करो। मैं अल्फा पीक बोल रहा हूँ। लॉन्ग देश के जियांगन शहर में एक बेहद एडवांस्ड और खतरनाक तकनीक होने का शक है। सुपरवाइजर की आंखों में अब एक खौफनाक लालच और चालाकी दिख रही थी। टारगेट का सेना से कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक आम लोगों का गराज है। एग्जीक्यूटिव रिचर्ड को खबर करो और कहो कि वो अपनी टीम को लीड करे। चाहे जो हो जाए, हर कीमत पर उस तकनीक के ब्लूप्रिंट हासिल करो। और अगर वो ना मिले। सुपरवाइजर थोड़ा रुका और उसकी आवाज अचानक बेहद ठंडी और खौफनाक हो गई। तो उस कारखाने और उसके अंदर मौजूद हर एक इंसान को नक्शे से मिटा देना। उसी रात के अंधेरे में जियांगन शहर के हाईवे टोल प्लाजा पर 6 एकदम काली रेंज रोवर्स का एक आलीशान और लंबा काफिला सुबह की हल्की धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उनके इंजनों की भारी गर्जना पूरे शहर में गूंज उठी। सबसे आगे वाली कार के अंदर वांग सीकी ने अपनी टूटी हुई स्क्रीन वाले फोन को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके पैर अभी भी डर से कांप रहे थे। छोटे मालिक, आगे ही दक्षिणी इलाका है। क्या हमें सीधा उसी कारखाने में जाना है? आगे बैठे बॉडीगार्ड और ड्राइवर ने पीछे मुड़कर बड़े ही अदब से पूछा। वांग सीकी ने एक गहरी सांस ली, अपनी धड़कनों को काबू में रखते हुए। नहीं, अभी ज्यादा करीब मत जाओ। उसकी फैक्ट्री से 500 मीटर दूर गाड़ी रोक दो। और फिर वो थोड़ा हिचकिचाया और अपने फोन पर लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोल लिया। 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाला एक मशहूर मिस्ट्री रिव्यूअर होने के नाते उसे हमेशा से ही धोखेबाजों का पर्दाफाश करना और रहस्यमयी जगहों की लाइव स्ट्रीमिंग करना सबसे ज्यादा पसंद था। पर इस बार उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किसी बहुत बड़े धोखे से होने वाला है, या फिर किसी ऐसे चमत्कार से जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। देखते ही देखते उसकी स्ट्रीम का टाइटल बदल गया। 5 करोड़ के एडवांस का घपला। दोस्तों, आज हम खुद जाकर सच पता लगाएंगे। जियांगनान शहर का सबसे बड़ा फ्रॉड। देखते हैं कि वो 50 मीटर ऊंचे मेचा के अपने इस सफेद झूठ को कैसे सच साबित करता है। 13 50 मीटर का मेचा। स्ट्रीम चालू की। 13 क्या इस खटारा फैक्ट्री में होगा पर्दाफाश? महज कुछ ही सेकंड में। 13 इस फैक्ट्री की छत तो पक्का टपकती होगी। उसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग और इस मसालेदार टाइटल की वजह से स्ट्रीम पर पल भर में ही 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। लोगों के कमेंट स्क्रीन पर किसी तेज झरने की तरह बहने लगे। अरे वाह, अपने अमीरजादे का नया ड्रामा शुरू। 5 करोड़ के एडवांस वाली बात पक्का स्क्रिप्टेड होगी। 50 मीटर का मेचा? भाई, कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। इतनी ऊंचाई तो अल्ट्रामैन से मुक्केबाजी करने के लिए काफी है। जल्दी करो भाई, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। अब बस इस धोखेबाज की सरेआम बेइज्जती होते हुए देखनी है। दोस्तों, मेरी मानो तो अंदर गत्ते से बना हुआ अल्ट्रामैन का कोई सस्ता सा कॉस्ट्यूम निकलेगा। स्क्रीन पर मजाक और तानों से भरे इन कमेंट्स को देखकर भी वांग सीकी ने आज हमेशा की तरह अपने व्यूअर्स से कोई मजाक नहीं किया। उसने कैमरा गाड़ी की खिड़की से बाहर कर दिया, जहां शहर के बाहर का सन्नाटा और वीराना नजर आ रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। गाड़ी रेड स्टार हेवी इंडस्ट्रीज से 500 मीटर दूर एक बंजर जमीन पर जाकर रुक गई। वांग सीकी ने गाड़ी का दरवाजा खोला। सुबह की ठंडी हवा का झोंका जब उसके चेहरे पर लगा तो उसे थोड़ा होश आया। उसने अपने असिस्टेंट से स्टेडी कैम लिया और कैमरे का लेंस दूर खड़ी उस अकेली और खस्ताहाल फैक्ट्री की तरफ घुमा दिया। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल कबाड़खाने जैसी लग रही थी, जो कभी भी बंद हो सकता है। जंग लगी हुई लोहे की चादरें और यहाँ वहाँ उगी हुई जंगली घास। वहाँ दूर दूर तक किसी हाईटेक मिलिट्री इंडस्ट्री का नामो निशान नहीं था। स्ट्रीम पर लोगों का मजाक और भी बढ़ गया। बस यही? क्या यही है वो करोड़ों की फैक्ट्री जिसके लिए 5 करोड़ का एडवांस दिया गया था? हंसी के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भाई, यहाँ तो एक ढंग का दरवाजा तक नहीं है। अमीरजादे, पुलिस बुला ले भाई। मैं शर्त लगाता हूँ, अंदर सिर्फ रद्दी और पुराने गत्ते के डिब्बे ही भरे होंगे। वांग सीकी ने गुस्से से अपने दांत पीसे। उसने कमेंट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे फैक्ट्री की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। प्लाज्मा की रोशनी वाला वो अजीब सा वीडियो बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। वो चलते चलते फैक्ट्री के दरवाजे से बस 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा ही था कि बूम! अचानक फैक्ट्री के अंदर से एक बेहद भारी और गगनभेदी धमाके की आवाज आई। पूरी जमीन जोर से कांप उठी। वांग सीकी के पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। स्ट्रीम के कमेंट्स भी जैसे एक पल के लिए थम गए और फिर पागलों की तरह स्क्रीन पर बाढ़ सी आ गई। अरे बाप रे,
ये कैसी आवाज थी? क्या कोई गैस सिलेंडर फटा या भूकंप आया है? मुझे कैमरा हिलता हुआ क्यों दिख रहा है? भाई जल्दी भाग वहाँ से, कहीं वो धोखेबाज अंदर कोई देसी बम तो नहीं बना रहा। वांग सीकी ने खुद को संभाला और उस बंद शटर वाले दरवाजे को घूरने लगा। वो वहाँ से भागा नहीं। उसकी अंदरूनी आवाज उससे कह रही थी कि वो किसी बम का धमाका तो बिल्कुल नहीं था, वो किसी बहुत भारी चीज के जमीन पर जोर से टकराने की आवाज थी, जिसका वजन खौफनाक हद तक ज्यादा होगा। जाओ, दरवाजा खटखटाओ, वांग सीकी ने अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया। काले सूट पहने 2 हटे कट्टे बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़े और शटर पर जोर जोर से मुक्के मारने लगे। बैंग बैंग की भारी आवाज गूंज उठी। कोई है अंदर? दरवाजा खोलो। लेकिन फैक्ट्री के अंदर शमशान जैसी शांति छाई हुई थी। उस खौफनाक आवाज के बाद से वहाँ से कोई और हलचल सुनाई नहीं दी। जैसे ही बॉडीगार्ड दरवाजे का ताला तोड़ने वाले थे, शटर के अंदर से गरेरियों के घूमने की आवाज आने लगी। फिर लोहे के रगड़ने की एक चुभने वाली आवाज हुई और जंग लगा वो शटर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। दरवाजे की दरार से सबसे पहले सुबह की धूप नहीं, बल्कि मशीन के तेल की दम घोट देने वाली तेज बदबू बाहर आई, और साथ ही लोहे जलने और ओजोन की मिली जुली एक अजीब सी महक भी। उसके बाद कारखाने के अंधेरे में एक लंबा चौड़ा साया रोशनी को चीरता हुआ दरवाजे के पीछे नजर आया। मैंने वही मैली सी वक्त बनियान पहन रखी थी और मेरे हाथ में एक ग्रीस से सना तौलिया था जिससे मैं अपने हाथ पोंछ रहा था। मेरी आंखों में सुस्ती और थकान थी, जैसे मैं कोई कैफे वाला हूँ जो रात भर गेम खेलकर अभी अभी बाहर निकला हो। मैंने बाहर खड़ी गाड़ियों की लंबी कतार को देखा और फिर फोन का कैमरा पकड़े वांग सीकी की तरफ नजर घुमाई। क्या जान लोगे? मैंने तौलिया लापरवाही से कंधे पर डाला। मेरी आवाज भारी थी। प्रोग्रेस वीडियो तो भेजा था ना? क्या कभी न्यूक्लियर फ्यूजन इग्निशन नहीं देखा? वांग सीकी ने अपने सामने खड़े इस बिल्कुल आम से दिखने वाले लड़के को देखा। उसने घबराहट में अपना थूक निगला। उसने मेरे पीछे कारखाने के उस घुप अंधेरे की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मुझे जो वीडियो भेजा था, क्या वो सच है? तुमने अंदर आखिर क्या रखा है? मैं मुस्कुरा दिया। मैंने वांग सीकी के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि थोड़ा किनारे हटकर अंदर की तरफ चुटकी बजाई। स्नैप! चुटकी की एक साफ आवाज गूंजी और अगले ही पल कारखाने के अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक नीले रंग की तेज रोशनी सीधे आसमान की तरफ उठी, जिसने पल भर में उस अंधेरे को चीर कर रख दिया। फिर भारी हाइड्रोलिक मशीनों की आवाज आने लगी, जैसे कोई प्राचीन दैत्य सांस ले रहा हो। वांग सीकी, उसके सारे बॉडीगार्ड्स और लाइव स्ट्रीम देख रहे 1 लाख दर्शकों की खौफनाक नजरों के सामने खुरदरे लोहे और बाहर निकली तारों से बना और नीली सुपरकंडक्टिंग रोशनी से चमकता हुआ एक विशाल मशीनी पैर अंधेरे से धीरे धीरे बाहर निकला और कारखाने के दरवाजे की सीमेंट वाली जमीन पर जोर से पड़ा। उस पैर के निशान से मकड़ी के जाले जैसी दरारें पागलों की तरह हर तरफ फैलने लगी। कंकड़ उछलकर बॉडीगार्ड्स के चश्मे पर लगे, जिससे टक टक की साफ आवाज आई। ये पैर, सिर्फ एक पैर ही किसी बड़े ट्रक जितना विशाल था और ऊपर की तरफ जाती लोहे की पिंडली 10 मीटर ऊंचे कारखाने की छत को छू रही थी। 29,38,38,987 लोग। इस पल पूरे इंटरनेट पर जैसे मौत का सन्नाटा छा गया था। रेड स्टार हैवी इंडस्ट्री रिपेयर शॉप के दरवाजे पर वक्त जैसे थम सा गया था। हर किसी की नजरें बस उसी विशाल चीज पर टिकी थी जिसने सीमेंट की जमीन को चकनाचूर कर दिया था। वो पूरी तरह से लोहे और बाहर निकली मोटी हाइड्रोलिक पाइप्स और नीली चमक बिखेरते सुपरकंडक्टिंग कॉइल से बना एक मशीनी पैर था। वो टूटे हुए सीमेंट के गड्ढे में गहराई तक धंसा था और उसके किनारों से अभी भी गर्म और सफेद भाप निकल रही थी। हवा में भारी लोहे की गरेरियों के टकराने की गूंज थी, जैसे कोई प्राचीन खूंखार जानवर धीमी आवाज में गुर्रा रहा हो। 1 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबे काले कपड़े पहने वो 2 बॉडीगार्ड, जो खुद को अंडरग्राउंड बॉक्सिंग चैंपियन कहते थे, उनके पैर अब बेकाबू होकर कांप रहे थे। हमेशा बंदूक थामने वाले उनके हाथों में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि कमर से डंडा ही निकाल सके। जब इंसान अपने से कई गुना बड़ी और भारी चीजों का सामना करता है, तो उनके डीएनए में छिपा बड़े आकार का डर अचानक से बाहर आ जाता है। वांग सीकी सबसे आगे खड़ा था और उस विशाल मशीनी पैर से उसकी दूरी 3 मीटर से भी कम थी। उसके हाथ में पकड़ा स्टेडी कैम स्टेबलाइजर अब एक तरफ झुक गया था और कैमरे का लेंस टेढ़ा होकर आसमान को दिखा रहा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, सांसें जैसे अटक गई थी। उस मशीनी पैर से गर्मी की लहरें एक के बाद एक उसकी तरफ आ रही थी, जिससे उसके गाल जलने लगे थे। वो एक माइक्रो न्यूक्लियर फ्यूजन था। रिएक्टर के स्टैंड बाय पर होने से जो बची हुई गर्मी निकल रही है। छोटे छोटे मालिक, पीछे खड़े असिस्टेंट ने रोते हुए बड़ी सावधानी से वांग सीकी के कोट का किनारा खींचा। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, ये चीज तो इंसानों को खा जाएगी। वांग सीकी अचानक होश में आया और उसने झटके से असिस्टेंट का हाथ झटक दिया। जैसे नींद में चलने वाला कोई मरीज अचानक जाग गया हो। वो पीछे नहीं हटा, बल्कि अपने जमे हुए कदमों से आगे बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम और धीरे धीरे नीली रोशनी छोड़ते हुए उस लोहे के विशाल दैत्य की तरफ जाने लगा।
इसे छूना मत, मेरी सुस्त आवाज गूंजी, जिसमें गहरी थकान के साथ एक सख्त चेतावनी थी। रिएक्टर का आइडल टेस्ट अभी पूरा हुआ है। बाहरी कवच का तापमान लगभग 120 डिग्री है। अगर तुम्हें जिंदा भूनने का मजा लेना है तो मैं नहीं रुकूंगा। वांग सी ची का बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही जमकर रह गया, गहरे लाल रंग के हाई कार्बन स्टील वाले कवच से बस कुछ ही सेंटीमीटर दूर। उसे उस खौफनाक रेडिएशन वाली गर्मी का एहसास हो रहा था जो पल भर में त्वचा पर छाले डाल सकती थी। ये कोई गत्ता नहीं था, न ही फाइबर ग्लास था, और हॉलीवुड के सेट पर फोम से बना कोई नकली प्रॉप तो बिल्कुल नहीं था। ये तो 100 टन से भी ज्यादा भारी एक असली और खूंखार मिलिट्री मशीन थी। वांग सी ची ने पलटकर मेरी तरफ देखा जो परछाई में खड़ा था और एक फटे हुए तौलिए से अपने नाखूनों के बीच फंसी ग्रीस साफ कर रहा था। उसकी आवाज ऐसे खुरदुरी हो गई थी जैसे रेगमाल रगड़ा जा रहा हो। तुम आखिर क्या बला हो भाई? 50 मिलियन। मैंने सिर्फ अपने विला के लॉन में सजाने के लिए एक बड़ा सा खिलौना मांगा था और तुमने ये क्या बवाल बनाकर खड़ा कर दिया। मैंने एक उबासी ली, कनखियों से वांग सी ची को देखते हुए कहा। ऑर्डर पर साफ साफ लिखा था, कोड नेम क्रिम्सन टाइफून, ऊंचाई 50 मीटर और ये हर दिशा में चल सकने वाला होना चाहिए। मेन पावर सोर्स में असली चमक और गर्मी होनी चाहिए और पेंट मिलिट्री ग्रेड का मैट एंटी रस्ट होना चाहिए। मैंने यूं ही मुंह जुबानी ऑर्डर की शर्तें गिना दी और फिर सामने रखी उस रोबोटिक टांग की तरफ इशारा किया। पहले फेज का काम, दाहिनी टांग का ढांचा और न्यूरल हाइड्रोलिक सिस्टम असेंबल हो चुका है। रही बात एंटी रस्ट पेंट की, तो दूसरे फेज का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। मेरे पास पेंट खरीदने के पैसे नहीं है। कोई दिक्कत है? वांग सी ची को लगा जैसे उसका दिमाग ही क्रैश हो गया हो। इस कबाड़खाने जैसे गराज में उसका सारा लॉजिक धराशायी हो चुका था। उसे अचानक एहसास हुआ कि ऑर्डर में सेंटीमीटर लिखना भूलने की वजह से उसका पाला पैसे लेकर भागने वाले किसी ठग से नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो आम लोगों के बीच छिपे एक पागल हैवी इंडस्ट्री वाले साइको को जगा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वांग सी ची अचानक किसी पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी तेज होती जा रही थी और देखते ही देखते वो उस खाली कारखाने में पागलों की तरह ठहाके लगाने लगा। मैंने 50 मिलियन खर्च करके अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली। हा। और जब वांग सी ची इस पागलपन की हालत में था, तभी उसके हाथ में पकड़ा फोन अचानक जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा और उसमें से लगातार तेज नोटिफिकेशन की आवाजें आने लगी। उसने नीचे लाइव स्ट्रीम पर नजर डाली। अभी थोड़ी देर पहले कैमरा स्टैंड टेढ़ा हो जाने की वजह से कैमरे में सिर्फ वो मशीन का बहुत बड़ा पैरों का निशान और उड़ता हुआ सफेद धुआं ही रिकॉर्ड हुआ था। पूरी रोबोटिक टांग कैमरे में नहीं आ पाई थी, लेकिन जमीन पर उस भारी पैर के पड़ने से जो कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ था और जमीन के भयानक तरीके से कांपने का जो एहसास था, उसने लाइव स्ट्रीम देख रहे 1 लाख दर्शकों को पूरी तरह से पागल कर दिया था। इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पूरी स्क्रीन ही छिप गई थी। सब अभी कुछ सेकंड के लिए हैंग हो गया था। अभी वो कैसी आवाज थी? क्या कोई उल्कापिंड गिरा है? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं जियांगनान शहर के दक्षिणी इलाके में रहता हूँ। अभी मेरे घर की खिड़कियों के शीशे भी हिल गए थे। छोटे मालिक कहाँ हैं? कहीं उस ठग ने देसी बम से उन्हें उड़ा तो नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पक्का कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा है। पक्का छोटे मालिक ने व्यूज बटोरने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। जरूर इन्होंने सेट पर धमाके करने के लिए किसी फिल्म की स्पेशल इफेक्ट टीम को बुलाया होगा। हाँ, बिल्कुल, असली धमाके और बाद में एडिटिंग का कमाल। आजकल के ये इन्फ्लुएंसर भी ना बस व्यूज पाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार रहते हैं। स्क्रीन पर लगातार फर्जी, स्क्रिप्टेड और स्पेशल इफेक्ट जैसे कमेंट्स की भरमार देखकर वांग सी ची के चेहरे पर छाई वो दीवानगी धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी जगह एक आम लोगों द्वारा शक किए जाने वाले गुरूर और गुस्से ने ले ली। स्पेशल इफेक्ट, स्क्रिप्टेड, स्क्रीन के पीछे बैठकर कीबोर्ड चलाने वाले इन बेवकूफों को तो अंदाजा भी नहीं है कि ठीक इसी पल असली दुनिया में कितने बड़े चमत्कार ने जन्म लिया है। वांग सी ची ने एक गहरी सांस ली और झटके से अपने हाथ का गिम्बल ऊपर उठाया, कैमरे को वापस उस 15 मीटर ऊंचे मैकेनिक दाएं पैर पर फोकस किया जो फैक्ट्री के बीचों बीच शान से खड़ा था। भाइयों, वांग सी ची ने माइक में कहा। उसकी आवाज में एक भारीपन था और किसी तीर्थयात्री जैसी एक गंभीर श्रद्धा थी। तुम लोग कह रहे हो ना कि ये सब स्क्रिप्टेड है? ठीक है, तो आज मैं तुम सबको सच दिखाता हूँ। वो अपना फोन पकड़े हुए उस रोबोटिक पैर के चारों ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा ताकि करोड़ों दर्शकों के सामने हर एक बारीकी बिना कुछ छिपाए दिखा सके। कैमरा जूम करते हुए वो बोला, इन वेल्डिंग के निशानों को ध्यान से देखो। वांग सी ची ने 2 बेहद मजबूत टाइटेनियम प्लेटों के जोड़ की तरफ इशारा किया जहां ड्रैगन के छिलकों जैसी घनी और एकदम बेदाग वेल्डिंग की गई थी। जिसे भी इस काम की समझ है वो खुद आकर बताए। इस लेवल की वेल्डिंग भला कौन सी प्रॉप्स बनाने वाली कंपनी कर सकती है? कैमरा नीचे की ओर गया। अब इसे देखो। उसने कैमरे को जान के निचले हिस्से में लगे 4 बड़े हाइड्रोलिक सिलेंडरों पर घुमाया। एकदम असली स्टील की ढलाई। इन पिस्टन रॉड की मोटाई आधे मीटर से भी ज्यादा है।
अभी जो जोरदार धमाका हुआ था ना, वो इसी के जमीन पर टकराने से हुआ था। अगर ये चीज पैक निकली ना, तो मैं वांग सीची आज इस हाइड्रोलिक पाइप को कच्चा चबा जाऊंगा। इसके बाद वो कुछ कदम पीछे हटा और कैमरे को उस धीमी आवाज कर रहे छोटे से कोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर पर फोकस किया, जिसमें से निकल रही हल्की नीली प्लाज्मा की रोशनी दिन की तेज धूप में भी आंखों को चुभ रही थी। उसके चारों ओर लोहे के छोटे छोटे कण तैर रहे थे, जो तेज चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हवा में बिना गुरुत्वाकर्षण के लटके थे। क्या तुम लोगों ने कभी ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स देखे हैं जो हवा में उड़ने वाले धूल के कणों तक को इतनी परफेक्ट तरीके से कॉपी कर सके? लाइव स्ट्रीम चैट में जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ा और चीजें दिखा रहा था, लोगों के कमेंट्स की गिनती में एक अजीब सी गिरावट आने लगी। जो 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक फेक है चिल्ला रहे थे, वो सब इस असली और दमदार इंडस्ट्रियल मशीनरी के आगे एकदम सन रह गए थे। फिर कुछ ही कमेंट स्क्रीन पर दिखने लगे, जिनमें एक खौफनाक सा शक छिपा था, जो उनके ही विश्वास को तोड़ रहा था। भाई, मैं पिछले 20 सालों से भारी मशीनरी बनाने के काम में हूँ। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, उस हाइड्रोलिक सिलेंडर की वजन सहने की क्षमता बाजार में मौजूद अब तक के सबसे बड़े खुदाई वाले एक्सकेवेटर से भी कहीं ज्यादा है। मैंने मटेरियल साइंस की पढ़ाई की है। उन बख्तरबंद प्लेटों का रंग और चमकने का तरीका कुछ अजीब लग रहा है, बहुत ही अजीब। वो किसी भी एंगल से आम इस्तेमाल होने वाला स्टील नहीं है, बल्कि वो तो स्पेसशिप में इस्तेमाल होने वाले खास टाइटेनियम अलॉय जैसा दिख रहा है। 1 मिनट, तुम लोग उस नीली रोशनी वाले गोले को देखो। उसके आसपास लोहे के कण हवा में क्यों तैर रहे हैं? मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक? नामुमकिन है। इतने छोटे से आकार में इतनी ज्यादा पावर वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा हो सकती है? दहशत और हैरानी का माहौल किसी वायरस की तरह इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगा। ये लाइव स्ट्रीम, जिसे सब महज एक इन्फ्लुएंसर का मजाक समझ रहे थे, अब वो किसी बेकाबू घोड़े की तरह एक ऐसे मोड़ की तरफ भाग रही थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। लाइव स्ट्रीम देखने वालों की गिनती महज 10 मिनट के अंदर 1 लाख से छलांग मारकर सीधा 5 लाख तक पहुंच गई, और ये आंकड़ा अब भी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था। मैं एक तरफ खड़ा वांग सीची की इन हरकतों को ठंडी निगाहों से देख रहा था। मुझे इन लाइव स्ट्रीम वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे मशहूर होने का भी कोई शौक नहीं है। मुझे बस एक ही चीज से मतलब है। क्या तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई? मैंने पास ही लगे लोहे के जंग खाए दरवाजे को खटखटाते हुए कहा। वांग सीची की जोश से भरी कमेंट्री को बीच में ही रोकते हुए मैंने कहा, अगर नौटंकी खत्म हो गई हो तो ये लाइव स्ट्रीम बंद करो। यह मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ बिना इजाजत के वीडियो बनाना सख्त मना है। वांग सीची एक पल के लिए सन रह गया, और फिर हड़बड़ाहट में उसने जल्दी से अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया। उसने अपना फोन वापस जेब में ठूसा, और पलटकर जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों का भाव एक धोखेबाज को देखने वाले भाव से बदलकर एक अंधे भक्त जैसा हो गया था, जो किसी साक्षात भगवान को देख रहा हो। सु भाई, नहीं, भगवान। वांग सीची लगभग दौड़ता हुआ मेरे सामने आया। मारे खुशी और जोश के उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। वो मेरे ग्रीस से सने हाथों को पकड़ने ही वाला था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखें अंधी हो गई थी जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कोई धोखेबाज नहीं है। आप तो आज के जमाने के विश्वकर्मा हैं, पूरी दुनिया की भारी इंडस्ट्री की इकलौती उम्मीद। मैंने बड़ी ही शांति से वांग सीची के हाथों से खुद को बचा लिया। मेरी आंखों में अभी भी वही पुरानी शांति थी। बकवास बंद करो। अब जब तुमने माल चेक कर लिया है और यह भी कंफर्म कर लिया है कि माल एकदम असली है, मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, हथेली ऊपर की ओर करते हुए मैंने कहा, पहले फेज के प्रोजेक्ट में तय बजट से बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। अभी तुम्हें न्यूरल ब्रिज का डेमो दिखाने के चक्कर में सुपर कंडक्टिंग कॉइल का एक सेट और 2 पिलर पूरी तरह से कबाड़ हो गए हैं। दूसरे फेज के लिए मुझे और भी हाई क्वालिटी के मटेरियल खरीदने होंगे। पैसा भेजो। ना कोई फालतू की बात, ना अपनी तकनीक को लेकर कोई डींगे हाँकना। बस 2 सीधे और कड़क शब्द। लेकिन वांग सीची को इससे जरा भी बुरा नहीं लगा या कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे लगा कि एक छुपे हुए महाज्ञानी का अंदाज ऐसा ही होना चाहिए। भेजता हूँ, अभी के अभी भेजता हूँ। वांग सीची झटके से पीछे मुड़ा और बुद्ध बने खड़े अपने असिस्टेंट पर चिल्लाया, ऐसे मुंह क्या ताक रहे हो? जाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताओ, तुरंत मेरे पर्सनल अकाउंट से पैसे निकालो और सु भाई के अकाउंट में 10 करोड़ और ट्रांसफर करो। नहीं, 20 करोड़। असिस्टेंट डर के मारे कांप गया और हकलाते हुए बोला, छोटे मालिक, आपके पर्सनल अकाउंट की लिमिट एक बार में सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही निकालने की परमिशन है। 20 करोड़ के लिए तो सीधे चेयरमैन साहब के साइन की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर वांग सीची का चेहरा उतर गया, पर फिर दांत पीसते हुए उसने कहा, तो किश्तों में ट्रांसफर करो। फिलहाल जितना भी कैश है सबका सब अभी इनके अकाउंट में डालो। मेरे नाम पर जो सुपर कार्स हैं, शहर के बीचों बीच जो मेरा विला है, उन्हें अभी के अभी औने पौने दाम पर बेच डालो। फूजियापू 06.05 की प्रॉपर्टी भी, और हाँ, 100 बिलियन ग्रुप के नाम पर पश्चिमी इलाके में एक बड़ी सी खाली जमीन बुक कर लो और वहाँ काम शुरू करवाओ।
कागजों पर कहना कि हम पूरे एशिया का सबसे बड़ा हेवी मेटल थीम पार्क बनाने जा रहे हैं। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पागलपन और सनक साफ चमक रही थी। सू भाई, मैं जानता हूँ कि इस छोटी सी जगह में आप अपना पूरा दमखम नहीं दिखा पा रहे हैं। आप बस एक बार हुक्म कीजिए, मटेरियल हो, मशीनें हो या फिर जगह, जो भी दिक्कत पैसे से सुलझ सकती है वो सब मुझ वांग सीची पर छोड़ दीजिए। मैं चाहे पूरी तरह से सड़क पर क्यों न आ जाऊं, पर मैं इस 50 मीटर ऊंचे देश की रक्षा करने वाले महाहथियार को अपने पैरों पर खड़े होते देखना चाहता हूं। मैंने अपने सामने खड़े इस अमीरजादे को देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे अचानक से कोई परम ज्ञान मिल गया हो। मेरे होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। मुझे पता था कि अब मुझे कबाड़खाने में जाकर मोटे झाव से पुराने लोहे के कबाड़ के लिए मोल भाव नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम के टास्क के लिए जो प्लेनेटरी लेवल की प्रोग्रेस चाहिए थी, अब इस चलते फिरते सुपर एटीएम की मदद से फाइनली डबल स्पीड मोड में आ जाएगी। किसी थीम पार्क की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर वर्कशॉप के अंधेरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, तुमने जो अभी 20 करोड़ रुपए की बात कही थी उसे तैयार रखो, क्योंकि इसके बाद मुझे जो चीजें चाहिए होंगी वो तुम्हें आम बाजार में कहीं नहीं मिलेंगी। मैं तुम्हें एक लिस्ट बनाकर दूंगा। तुम्हें अपने परिवार के ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, कस्टम्स और सेना की नजरों से बचकर। इन चीजों को कबाड़ मशीनों के नाम पर अंदर लाना है। मैंने अपने कदम रोक लिए। मेरा आधा चेहरा अंधेरे में छिपा था, जिसमें से सिर्फ एक बेरहम आंख झांक रही थी। याद रखना, अब से हम कोई खिलौना नहीं बना रहे, हम एक ऐसी तलवार बना रहे हैं जो आसमान का सीना चीर सकती है। अगर मौत से डर लगता है तो अभी भी वक्त है, अपने पैसे उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। वांग सीची ने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती जोरों से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपना मुड़ा हुआ महंगा कोट ठीक किया और बिल्कुल सीधा तनकर खड़ा हो गया। इस तलवार की म्यान बनना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। उसी समय चियांगनान शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बिल्कुल सफेद रंग का गल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट बिना कोई आवाज किए वीआईपी रनवे पर उतरा। सीढ़ियां नीचे आई, हाथ से सिले हुए बेहतरीन सूट पहने और काले रंग के मेटल ब्रीफकेस लिए कुछ विदेशी आदमी तेजी से प्लेन से नीचे उतरे। सबसे आगे चलने वाले आदमी के बाल बिल्कुल सलीके से संवारे हुए सुनहरे थे और नाक तीखी थी। उसकी बर्फीली नीली आंखों में एक सांप जैसी बेरहमी और चालाकी झलक रही थी। उसके कान में एक बहुत ही छोटा छिप जाने वाला टैक्टिकल ईयरपीस लगा था। एयरपोर्ट की पक्की सड़क पर उसके लेदर शूज की खटखट एकदम साफ सुनाई दे रही थी। वो ब्लैकस्टोन कॉर्पोरेशन का टॉप एजेंट था, जिसका कोड नेम था स्नैक। रिचर्ड रंदे पर पहले से ही कई काली बुलेट प्रूफ गाड़ियां उसका इंतजार कर रही थी। रिचर्ड गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा और तुरंत अपने हाथ में मौजूद काला मेटल ब्रीफकेस खोल दिया। उस ब्रीफकेस के अंदर कोई हथियार नहीं था, बल्कि एक हाईटेक मिलिट्री ग्रेड होलोग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम था। स्क्रीन ऑन हुई और उस पर अल्फा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉन शिप के कमांड रूम का नजारा दिखाई देने लगा। कमांडर, मैं रिचर्ड बोल रहा हूँ। मैं टारगेट वाले शहर में पहुँच गया हूँ। रिचर्ड की आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, मानो वो कोई मशीन हो। वीडियो कॉल पर कैप्टन का चेहरा गुस्से से बहुत भयानक लग रहा था। रिचर्ड, प्लान बदल गया है। अभी 15 मिनट पहले ही टारगेट वाली जगह पर एक बार फिर से जबरदस्त एनर्जी की हलचल हुई है। टॉप सीक्रेट। और कैप्टन ने एक क्लिप निकाली। टॉप सीक्रेट, जो इंटरनेट से मिली एक धुंधली स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी। टॉप सीक्रेट, यह वांग सीची के लाइव स्ट्रीम की ही क्लिप थी। टॉप सीक्रेट, जिसमें उस 15 मीटर ऊंचे रोबोटिक टॉप सीक्रेट विशाल पैर के जमीन पर जोर से टकराने का नजारा था। टॉप सीक्रेट, हालांकि वीडियो की क्वालिटी बहुत खराब थी। टॉप सीक्रेट, लेकिन उस फ्यूचरिस्टिक मशीन का खौफनाक दबाव टॉप सीक्रेट स्क्रीन के आर पार भी महसूस किया जा सकता था। टॉप सीक्रेट। रिचर्ड ने उस वीडियो को देखा। उसकी बर्फीली नीली पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। ये क्या चीज है? हॉलीवुड की किसी नई फिल्म का ट्रेलर है क्या? रिचर्ड ने बाहें सिकुड़ते हुए पूछा। अगर यह फिल्म का ट्रेलर होता तो मैं तुम्हें रातों रात जंग के मैदान से यहाँ नहीं बुलाता। कैप्टन ने दांत पीसते हुए कहा, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ने इस वीडियो के एक एक फ्रेम का फिजिकल एनालिसिस किया है और रिजल्ट बताते हैं कि उस धातु के ढांचे का वजन और दबाव, साथ ही उसके अंदर से चमकने वाली प्लाज्मा की रोशनी, ये सब 100% असली है। ये सुनकर रिचर्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झटके से अपना लैपटॉप बंद किया और थोड़ा आगे की तरफ झुक गया। क्या आपका मतलब है कि ड्रैगन देश के लोगों ने एक कबाड़खाने में वो एडवांस्ड हैवी आर्मर टेक्नोलॉजी बना ली है, जिसे बनाने में हमारे कॉर्पोरेशन ने सैकड़ों बिलियन डॉलर फूंक दिए और फिर भी नाकाम रहे? ये सिर्फ एक सोल्जर का आर्मर नहीं है। इसके साइज का अंदाजा लगाओ, 20 मीटर। ये तो सिर्फ एक पैर है। जरा सोचो, अगर ये पूरा जुड़ गया, उसकी ऊंचाई 50 मीटर तक पहुंच जाएगी। कप्तान की आवाज में एक ऐसा डर था जिसे वो छिपा नहीं पा रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो। 20 OM, ये किसी मामूली प्राइवेट गैराज का काम बिल्कुल नहीं हो सकता।
Z0DM, ये ड्रैगन देश की सेना का सबसे अहम और सबसे ऊंचे दर्जे का टॉप सीक्रेट मिशन है। उन्होंने जानबूझकर इसे एक कबाड़खाने का रूप दिया है और तो और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्फ्लुएंसर्स के लाइव स्ट्रीम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमें लगे कि ये सब महज एक ड्रामा है। ये कहते हुए कप्तान ने गुस्से में अपना मुक्का कंट्रोल पैनल पर दे मारा। उसकी आंखों में खूंखार गुस्सा था। वो लोग सीधा सीधा हमें खुली चुनौती दे रहे हैं। अगर इस 50 मीटर के खूंखार दैत्य को पूरी तरह से बना लिया गया तो सुदूर पूर्व इलाके में हमारी सैन्य ताकत की कोई औकात नहीं रह जाएगी। रिचर्ड, तुम्हारी वो लोन वुल्फ टीम पिछले 12 घंटों से गायब है। उनका कोई सुराग नहीं है। मुझे पूरा शक है कि ड्रैगन देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उनका काम तमाम कर दिया है। रिचर्ड ने एक गहरी सांस ली और एक टॉप एजेंट की तरह तुरंत अपनी घबराहट को छिपाते हुए बोला, मैं समझ गया सर, अब ये मामला मैं खुद अपने हाथों में लूंगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। कप्तान ने अपना आखिरी और सख्त फरमान सुनाया, उस मैकेनिक को ढूंढ निकालो और उसके पीछे छिपी सेना की पूरी टेक्निकल टीम का पर्दाफाश करो। हर हाल में वो ब्लूप्रिंट्स हासिल करो और अगर उन्हें वहाँ से निकाल पाना मुमकिन न हो तो पूरे इलाके को बम से उड़ा देना। हमें किसी भी कीमत पर उस दैत्य को उस गैराज के दरवाजे से जिंदा बाहर नहीं निकलने देना है। इतना कहते ही कनेक्शन कट गया। रिचर्ड ने अपनी लेदर सीट पर पीछे टिकते हुए आंखें बंद कर ली। फिर उसने अपना ईयरपीस दबाया और एकदम सर्द और बेरहम आवाज में हुक्म दिया, एक्शन टीम नंबर 2 और नंबर 3 को अलर्ट कर दो। हमारा टारगेट है जियांगनान शहर के दक्षिणी छोर पर मौजूद रेड स्टार हेवी इंडस्ट्रीज गैराज। घोस्ट प्रोटोकॉल चालू कर दो। उस पूरे इलाके के सारे नेटवर्क सिग्नल और बाहरी पावर सप्लाई को तुरंत काट दो। रिचर्ड ने आंखें खोली और कार की खिड़की से जियांगनान शहर की जगमगाती सड़कों को घूरने लगा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। तुम्हारे पीछे चाहे कितनी भी खतरनाक फौज क्यों न छिपी हो, आज रात वो गैराज और उस कबाड़ का पूरा ढेर, सब कुछ एक बहुत बड़ी कब्र में तब्दील होने वाला है। गाड़ियों का वो काफिला ट्रैफिक के बीच खामोशी से अपनी रफ्तार बढ़ाने लगा, बिल्कुल खून की महक सूंघने वाली काली शार्क मछलियों के झुंड की तरह। वो गाड़ियां सीधा दक्षिणी छोर की उस सुनसान फैक्ट्री की तरफ बढ़ रही थी। आज एक बहुत ही खतरनाक और एक हाथ से रची गई जादुई कला के बीच भयंकर टक्कर होने वाली थी और लोहे के इस वीरान और भूले बिसरे कबाड़खाने में मौत का एक खूनी खेल शुरू होने वाला था। रात का अंधेरा गाड़ी काली स्याही की तरह फैल चुका था और उसने जियांगनान शहर के दक्षिणी छोर वाले उस वीरान इंडस्ट्रियल इलाके को पूरी तरह निगल लिया था। वांगसी ची के काफिले को वहां से गए आधा घंटा हो चुका था। रेड स्टार हेवी इंडस्ट्रीज का वो गैराज एक बार फिर शमशान जैसी खामोशी में डूब गया था। उधर फैक्ट्री के अंदर मैं 15 मीटर लंबी उस भारी भरकम मशीनी टांग के सामने खड़ा था। मेरे हाथ में ठंडी हो चुकी ब्लैक कॉफी का एक कैन था। मैंने अपना सिर पीछे किया और एक बड़ा घूंट हलक के नीचे उतार लिया। उस कड़वे लिक्विड ने गले से नीचे उतरते ही मेरे दिमाग की सारी थकान को जैसे जबरदस्ती खींचकर बाहर फेंक दिया। सिस्टम ने दूसरे चरण के पूरे आमा का स्ट्रक्चर खोल दिया था। हल्के नीले रंग का डेटा मेरी आंखों के सामने किसी झरने की तरह बहने लगा। उस 50 मीटर लंबे मेका रोबोट का सीना, बायां पैर और दोनों हाथ और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा नसों का पूरा ढांचा, ये सब कुछ एक बेहद बारीक और क्लियर 3D प्रोजेक्शन में बदल चुका था और हवा में तैर रहा था। काम इतना ज्यादा था कि मानो सामने कोई समंदर हो। वांगसी ची ने बेशुमार पैसा लगाने का जो वादा किया था, उसके बावजूद महज 30 दिनों के अंदर लोहे के इस खौफनाक दैत्य को तैयार करना इंसानी इंजीनियरिंग के किसी भी नियम के परे एक नामुमकिन सा चमत्कार था। मैं अपने वर्क स्टेशन की तरफ बढ़ा और जैसे ही मैंने प्लाज्मा कटर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि टंगस्टन स्टील की उस आर्मर प्लेट पर आगे का काम कर सकूं, लेकिन ठीक उसी पल जब मेरी उंगलियां कटर को छूने ही वाली थी, तभी एक आवाज आई, खट। वो एक हल्की सी चुभने वाली आवाज थी और अगले ही पल पूरी फैक्ट्री की सारी लाइट्स झटके से बुझ गई। सिर्फ यही लाइट्स नहीं, दूर हाईवे पर कतार से लगी वो पीली और धुंधली स्ट्रीट लाइट्स और उससे भी आगे रात दिन काम करने वाली उन केमिकल फैक्ट्रियों की चिमनियों पर लगी सर्च लाइट्स। सब कुछ एक ही सेकंड के अंदर भयंकर और खौफनाक अंधेरे में डूब चुका था। एकदम सन्नाटा, न मशीनों के रुकने की आवाज, न ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट का कोई धमाका। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, किसी ने जानबूझकर इस पूरे इलाके की बिजली काटी है। मेरे हाथ हवा में ही रुक गए। मैंने अपनी जेब से वो टूटी स्क्रीन वाला फोन निकाला, स्टेटस बार पर नजर डाली तो सिग्नल एकदम 0 था। बिजली गुल, इंटरनेट बंद और सिग्नल भी जैम। मैंने फोन को वापस टेबल पर फेंक दिया। अंधेरे में ही एक गंदा सा तौलिया खींचकर अपने हाथ पहुंचे और मैं व्यंग्य से हंस पड़ा। लगता है यंग मास्टर वांग की उस लाइव स्ट्रीम ने अंधेरे में छिपने वाली कुछ मक्खियों को अपनी ओर खींच लिया है। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। उस घूप अंधेरे वर्कशॉप में अपनी मसल मेमोरी के भरोसे मैं जमीन पर पड़े लोहे के कबाड़ से बचते हुए बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा और सीधा वर्कशॉप के अंदर उस गोल चीज की तरफ गया जो लोहे के एक खुरदरे खोल से ढकी हुई थी। मेरा माइक्रो कोर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर।
तो चूंकि तुम लोगों ने बाहर से मेरी केबल काट दी है, तो अब मुझे अपना ही जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने अपने दोनों हाथों से मेन स्विच को कसकर पकड़ा और झटके से उसे ऊपर कर दिया। तभी दिल को दहला देने वाली एक भारी आवाज गूंज उठी और प्लाज्मा की एक गहरी नीली रोशनी ने झटके से अंधेरे को चीर दिया। रिएक्टर के अंदर के सुपर कंडक्टिंग ऑयल से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा वर्कशॉप दिन की तरह जगमगा उठा। मैंने अपने हाथ जितनी मोटी एक भारी इंडस्ट्रियल पावर केबल को खींचा, बड़ी ही सफाई से उसका रबर हटाया और उसे जबरदस्ती रिएक्टर के आउटपुट पोर्ट से जोड़ दिया। इतनी भयानक बिजली जो एक छोटे से शहर को रोशन कर दे, वो पल भर में इस गैराज के अंदर दौड़ने लगी। यहाँ की पुरानी और खस्ताहाल तारों की वजह से ट्यूबलाइट्स में से एक के बाद एक चिंगारियां फूटने लगी और उन्होंने किसी तरह उस खतरनाक कट को झेल लिया। ये सब करने के बाद मैंने गैराज के बाहर उस टूटे फूटे शटर वाले दरवाजे की तरफ देखा। मेरा दिल कह रहा था कि बाहर जो मक्खियां मंडरा रही हैं, उनके पास पक्का बंदूकें होंगी और ये उस गंजे जैसे बेसबॉल बैट लेकर घूमने वाले गली के गुंडे बिल्कुल नहीं हैं। मेरी सारी डिजाइन्स सीधा मेरे दिमाग में स्टोर हैं। इस पूरे गैराज में कागज का एक टुकड़ा तक नहीं है। मेरी तकनीक चुराना चाहते हो? तुम लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। मैंने अपनी ठुड्डी खुजलाई, पर क्या हो अगर इन लोगों ने खुराफात की और मेरे इस नए रिएक्टर के खोल को नुकसान पहुंचाया? तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं कबाड़ के उस देर के पास गया, थोड़ी देर तक कुछ ढूंढा और पुराने हाई वोल्टेज टावर से निकाले गए बिजली के कुछ नंगे तारों का बंडल बाहर निकाला। मैंने इन तारों का एक सिरा गैराज के मेन दरवाजे के लोहे वाले फ्रेम और चारों तरफ की टीन की दीवारों पर कसकर लपेट दिया और दूसरा सिरा सीधे एक पुराने ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया, जिसे मैंने पूरी तरह से मॉडिफाई कर रखा था। माइक्रो न्यूक्लियर फ्यूजन की बची हुई पावर को कनेक्ट किया और वोल्टेज सेट किया 1,00,000 वोल्ट पर। मैंने ट्रांसफार्मर को थपथपाया और वापस अपनी वर्क टेबल की तरफ मुड़ गया। वेल्डिंग मास्क पहना और वो नीली चिंगारी फिर से चमकने लगी। मैंने दरवाजे के बाहर की आहट सुनने तक की जहमत नहीं उठाई। ठीक उसी वक्त गैराज से 300 मीटर दूर झाड़ियों के बीच काले रंग के टैक्टिकल सूट पहने दो लोग रात के अंधेरे में भूतों की तरह बिना कोई आवाज किए गैराज की तरफ बढ़ रहे थे। वे रिचर्ड की घोस्ट टास्क फोर्स के सबसे तेज और माहिर स्काउट्स थे। 0230 टैक्टिकल हेलमेट के अंदर थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन लगातार काम कर रहे थे। कॉम एक्टिव सिग्नल ब्लॉकिंग 100%। इलाके की पावर कट सक्सेसफुल। टारगेट अब अंधा और बहरा हो चुका है। उनके ईयरपीस में रिचर्ड की ठंडी और सख्त आवाज गूंजी। उसे भनक नहीं लगनी चाहिए। अंदर घुसो और माइक्रो कैमरे लगाओ। चेक करो कि अंदर की पावर सप्लाई का क्या हाल है और अगर वहाँ कोई कागजी नक्शे या ब्लूप्रिंट्स मिले तो उन्हें तुरंत अपने साथ ले आना। अगर वो कोई भी चालाकी करे तो उसे वहीं खत्म कर देना। समझ गए सर? दोनों स्काउट्स ने एक दूसरे को इशारा किया और नीचे झुकते हुए आगे बढ़ने लगे। चीते की तरह फुर्ती से वो कारखाने के पीछे वाली एक टीन की खिड़की के नीचे पहुंच गया। ये पूरी इमारत की सबसे कमजोर जगह थी। टीन के किनारों पर लाल भूरे रंग का जंग लगा हुआ था। स्काउट नंबर 1 ने अपनी कमर से प्लाज्मा कटिंग वाला चाकू निकाला ताकि टीन को काट सके। वहीं स्काउट नंबर 2 ने अपनी साइलेंसर लगी हुई छोटी मशीन गन तान ली और वो चौकन्ना होकर चारों तरफ के अंधेरे में देखने लगा। स्काउट नंबर 1 ने अपने टैक्टिकल दस्ताने वाले बाएं हाथ को धीरे से उस टीन की दीवार पर रखा ताकि थोड़ा सहारा ले सके और जैसे ही उसकी उंगलियों के पोरों ने उस जंग लगी टीन को छुआ, 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से के अंदर ही गर्मियों की कड़कड़ाती बिजली जैसी एक जबरदस्त आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। कोई आग की लपट नहीं थी, बस एक आंखें चुंधिया देने वाली तेज नीले रंग की हाई वोल्टेज बिजली की लहर पलक झपकते ही उस टीन से होती हुई स्काउट के पूरे शरीर में दौड़ गई। 1,00,000 वोल्ट का कट और इसके पीछे एक छोटे से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से मिलने वाली कभी न खत्म होने वाली खौफनाक ऊर्जा थी। इस झटके ने पल भर में उनके उन तथाकथित हाईटेक टैक्टिकल स्टेल्थ सूट को तबाह कर दिया। सूट की इंसुलेशन वाली परत किसी कागज की तरह फट गई। स्काउट को तो चीखने तक का मौका नहीं मिला। भयानक ऐंठन के साथ उसके शरीर की सारी मांसपेशियां पल भर में जलकर कोयला हो गई। उस जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक धक्के ने उसे हवा में बहुत दूर उछाल दिया और वो किसी फटे हुए बोरे की तरह 20 मीटर दूर जाकर कीचड़ में गिरा। उसके शरीर से जलने का बेहद बदबूदार धुआं उठ रहा था। स्काउट नंबर 1 और 2 दोनों के ही चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। उन्होंने झटके से अपनी बंदूकें उस हाई वोल्टेज डिटेक्टेड स्कैन लेड जैसी दिखने वाली आम सी टीन की दीवार पर तान दी। हाई वोल्टेज डिटेक्टेड। उसके नाइट विजन गॉगल्स की स्क्रीन पर भी हाई वोल्टेज डिटेक्ट की चेतावनी के साथ एक बेहद चुंधियाने वाली सफेद रोशनी चमक उठी। हाई वोल्टेज डिटेक्टेड सन्स गिरा। थर्मल इमेजर से भी ओवरलोड होने की बहुत ही तेज अलार्म बजने लगी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि उस खस्ताहाल कारखाने की सतह पर इस वक्त एक ऐसी लहर दौड़ रही थी जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन वो खौफनाक हद तक गर्म एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट थी।
लानत है, ये कैसा डिफेंस सिस्टम है? कमांड सेंटर, हम पर एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार से हमला हुआ है। रियो ट्यूई, स्काउट नंबर 2 पागलों की तरह पीछे भागते हुए। रनफून 13.00, 72.50, 7200, 19.30, 1200, 12.50, 13.00, 1.50, 17:0 रेसिमिंग, अपने कम्युनिकेटर पर बुरी तरह चिल्लाने लगा। रियो ट्यूई सेटिनो सीवीरो रनफडन एफएफ। एक डिलीवरी ट्रक के भेष में छुपे मोबाइल कमांड सेंटर के अंदर रिचर्ड स्क्रीन पर तेजी से घट बढ़ रही उस एनर्जी की रीडिंग को लगातार घूरे जा रहा था। उसकी बर्फीली नीली आंखें सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गई थी। एक कबाड़खाने के बाहर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट। रिचर्ड ने गुस्से में कंट्रोल पैनल पर ऐसा मुक्का मारा कि मजबूत अलॉय वाला वो डैशबोर्ड भी पिचक गया। दुश्मन ने अभी यूं ही जो डिफेंस नेट बिछाया था, उसकी पल भर की सबसे ज्यादा पावर उनके कॉर्पोरेशन के बनाए सबसे नए बख्तरबंद वाहनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्मर से भी कहीं ज्यादा थी। पीछे हटो, नंबर 2, फौरन पीछे हटो। रिचर्ड ने दांत पीसते हुए ये आदेश दिया। उसे समझ आ गया था कि जबरदस्ती हमला करने से सिर्फ लोगों की ही जान जाएगी। बाहर से खस्ताहाल दिखने वाले इस कारखाने के अंदर कोई मामूली वेल्डर नहीं छुपा था, बल्कि एक ऐसा शैतान था जिसके पास डायमेंशनल स्ट्राइक के लेवल की भयानक तकनीक थी। साउथ सबब की तरफ जाने वाले सारे मेन रास्ते बंद कर दो और खबर फैला दो कि कोई बायोकेमिकल लीक हुआ है। वहाँ मिलिट्री नाकाबंदी कर दो और मेरे आदेश के बिना एक परिंदा भी वहाँ पर नहीं मारना चाहिए। हेडक्वार्टर से संपर्क करो और पनीशा को बुलाने की इजाजत मांगो। हमें भारी हथियारों वाले हेलीकॉप्टर की पूरी टीम चाहिए। अगर हम उसे चुरा नहीं सकते तो फिर पूरी ताकत लगाकर उसे पीस कर राख कर देंगे। यह नाकाबंदी एकदम चुपचाप रातों रात कर दी गई, लेकिन वांग सीची की बेशुमार दौलत की ताकत और उसके परिवार के करोड़ों अरबों के लॉजिस्टिक नेटवर्क के सामने यह नाकाबंदी बस एक तरह का छुपन छुपाई वाला अंडरग्राउंड खेल बनकर रह गई। आने वाले 28 दिन दुनिया की भारी औद्योगिक इतिहास में एक ऐसा पागलपन भरा किस्सा बन गए जिसे कभी दोहराया नहीं जा सकता। जियांगनान शहर की अंडरग्राउंड रेलवे पर हर कुछ रातों के बाद बिना किसी नंबर वाली एक मालगाड़ी गुजरती थी, शहर के दक्षिणी छोर पर मौजूद उस सुनसान कार्गो स्टेशन में गरजते हुए टनों एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम प्लेट्स, मेडिकल ग्रेड सुपरकंडक्टिंग केबल्स और कबाड़ हो चुके जंगी जहाजों के मेन ड्राइव शाफ्ट। कबाड़ लोहे के भेष में छिपकर लगातार रेड स्टार हेवी इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में लाए जा रहे थे। वर्कशॉप के अंदर दिन रात मशीनों की गरज गूंजती रहती। मैंने सोना तो जैसे बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मेरी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी और मेरी वर्कवेस्ट तो कब की पसीने और इंजन ऑयल में सनकर एक सख्त कवच बन गई थी। बाएं हाथ का हाइड्रोलिक ड्राइव मैट्रिक्स जुड़ चुका था। सीने की डुअल कोर पावर फीडबैक सिस्टम की वायरिंग भी पूरी हो गई थी। वह विशाल लोहे का ढांचा हर दिन ऊंचा होता जा रहा था, 30 मीटर, 40 मीटर, और जब सीने की उस भारी भरकम आर्मर प्लेट को एक भारी भरकम गेंट्री क्रेन ने धीरे धीरे नीचे उतारा और वो पेट के मेन लोड बियरिंग शाफ्ट के साथ कसकर लॉक हो गई, तो मैंने अपने हाथ में पकड़ी रिवेट गन का ट्रिगर दबा दिया। उस बहरी कर देने वाली धातु की गूंज के बीच पूरी फैक्ट्री का फर्श भी एक झटके से नीचे धंस गया। लगातार बड़ी हो रही इस विशालकाय मशीन को जगह देने के लिए मुझे फैक्ट्री के अंदर की सारी सीलिंग और परतें तोड़कर हटानी पड़ी और ऊपर के खुले हिस्से को मिलिट्री ग्रेड के एक बहुत बड़े वाटरप्रूफ कैमोफ्लाज कपड़े से पूरी तरह सील कर दिया। बाहर से देखने पर यह फैक्ट्री ऐसी लग रही थी जैसे उस पर कोई भयानक सा काला ट्यूमर उग आया हो जो सीधा आसमान को चीर रहा था। 29वें दिन की रात पूरे जियांगनान शहर को अपनी चपेट में लेने वाला एक भयंकर तूफान अपने तय समय पर आ पहुंचा। आंधी पूरी ताकत से चीख रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और मोतियों जैसी मोटी मोटी बारिश की बूंदें फैक्ट्री की इन वाली छत और उस विशाल वाटरप्रूफ कपड़े पर पागलों की तरह बरस रही थी, मानो जंग के नगाड़े बज रहे हों। फैक्ट्री के अंदर एक धुंधला सा बल्ब हवा के झोंकों से हिल रहा था। मैं कुछ पुराने टायरों के ढेर पर बैठा था, बाएं हाथ में गर्मागर्म बीफ नूडल्स का कप लिए हुए और दाएं हाथ में प्लास्टिक का कांटा पकड़े मैं बस चुपचाप नूडल्स खाने में मगन था। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि 1 महीने तक बिना रुके पागलों की तरह काम करने से मेरी मांसपेशियां जवाब दे चुकी थी। मेरे ठीक ऊपर उस विशाल वाटरप्रूफ तिरपाल के नीचे 50 मीटर ऊंचा एक लाल रंग का मेका छिपा था। वो अंधेरे में खामोशी से खड़ा था, नर्क की गहराइयों से निकले किसी खूंखार प्राचीन योद्धा की तरह। उसका डुअल कोर माइक्रो कोल्ड फ्यूजन रिएक्टर उसके सीने के भीतर से एक धीमी सी गूंज पैदा कर रहा था, मानो वो विशालकाय दानव गहरी सांसें ले रहा हो। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की वो ठंडी सी आवाज गूंजी, SS क्लास मिशन, 50 मीटर क्लास मेका फिजिकल असेंबली, प्रोग्रेस 99%, बचे हुए पार्ट्स, न्यूरल ब्रिज ऑपरेशन केबिन स्टार्टअप मॉड्यूल। बाहरी इलाके में बेहद खतरनाक हथियारों से लैस दुश्मनों की मौजूदगी का पता चला है। मैंने नूडल्स खाना रोका और अपना सिर उठाया।
फैक्ट्री के उस जर्जर शटर वाले दरवाजे की तरफ देखते हुए। भारी बारिश ने भले ही बहुत सी आवाजों को दबा दिया था, लेकिन वो उन 6 लोगों की किसी साए की तरह दीवार से लगकर करीब आते हुए दबे कदमों की आहट को नहीं छिपा सकी, और न ही दूर आसमान में बारिश को चीरते हुए उन भारी हेलीकॉप्टर प्रोपेलर्स की गूंज को। रिचर्ड का सब्र आखिरकार टूट ही गया था। जैसे ही हेवी अटैक हेलीकॉप्टर्स की टुकड़ी ने अपनी पोजीशन ली, उसने अपने सबसे खूंखार लोन वुल्फ स्क्वाड को भेज दिया था, मुझे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। अचानक दरवाजे का ताला एक प्लाज्मा कटर से पल भर में पिघला दिया गया। बिना कोई शोर किए वर्कशॉप के अंदर हल्का अंधेरा और सीलन थी। हवा में इंजन ऑयल की तेज महक घुली थी। तभी 3 चुभने वाली लाल लेजर किरणें अंधेरे को चीरते हुए बिल्कुल सटीक निशाने के साथ सीधा मेरे दिल पर आकर ठहर गयी। लोन वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन ने अपनी बंदूक तानी और उसके इंफ्रारेड स्कैनर ने नूडल्स खा रहे उस नौजवान को लॉक कर लिया। मिशन खत्म। लोन वुल्फ ने अपने रेडियो पर बड़ी बेरुखी से बस यही 2 शब्द कहे और उसकी उंगली धीरे से ट्रिगर पर जा टिकी। मैंने बड़े आराम से अपना नूडल्स का कप नीचे रखा और कंधे पर पड़े उस मैले से तौलिए को खींच लिया। होठों के किनारे लगे शोरबे को पोंछते हुए मैंने अपनी छाती पर चमकते उस बिंदु की ओर नहीं देखा, बल्कि सिर उठाकर ऊपर देखा, उस सोए हुए विशाल देवता की ओर। 1 महीने का पागलपन, 1 महीने की घुटन, सारे ब्लूप्रिंट्स बस फूट पड़ने के लिए एक रास्ते का इंतजार कर रहे थे। मैंने तो सोचा था कि एक मामूली मैकेनिक बनकर तुम लोगों के साथ शांति से रहूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? आधी रात को बिना दरवाजा खटखटाए घर में घुस आने वाले हत्यारे। मेरी आवाज भारी थी और उसमें एक डरा देने वाली खामोशी थी। लोन वुल्फ के नकाब के पीछे उसकी भौहें तन गईं। फायर कहते ही मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। तौलिया वहीं फेंककर मैं पास ही मेन रिएक्टर से जुड़े उस पुराने स्विच के पास गया। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मेरा हाथ स्विच के हैंडल पर था और मेरे चेहरे पर एक खूंखार पागलपन भरी मुस्कान आ गई। जब तुम नवाबजादे इतनी दूर से यहाँ मरने ही आए हो, तो लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हथियारों की कमी के खौफ का असली इलाज क्या होता है। मैंने पूरी ताकत से स्विच गिरा दिया। बूम की एक जोरदार आवाज आई। ये कोई सिक्योरिटी ग्रिड की चिंगारी नहीं थी, बल्कि एक सच्चे भगवान का जागना था। उस मशीन पर पड़ी वो विशाल डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ तिरपाल हाइड्रोलिक इंजन की खौफनाक दहाड़ के साथ टुकड़े टुकड़े होकर फट गई। वो चुभने वाली नीली रोशनी ब्रह्मांड को चीरते हुए किसी सुपरनोवा जैसी लग रही थी, जिसने पल भर में पूरी फैक्ट्री की छत को रोशन कर दिया। मशीनों के टकराने की उस गगनभेदी आवाज ने बारिश की रात में कड़कती बिजली को भी चीर दिया। बारिश और रोशनी के उस संगम में एक ऐसी धातु की चमक छलक उठी जो किसी की भी उम्मीदें तोड़ दे। लोन वुल्फ टीम के लोग जहां थे वहीं जड़ हो गए। तेज रोशनी में उनके नाइट विशन गॉगल्स चकनाचूर हो गए। वो सिर उठाकर आसमान को फाड़ देने वाले उस विशाल फौलादी शैतान को देख रहे थे। उनकी रूह तक कांप उठी थी। मैंने कंट्रोल पैनल पर वो लाल रंग का स्टार्ट बटन दबा दिया। हाइड्रोलिक सिस्टम अनलॉक्ड। ग्रेविटी ओवरलोड 30%। कुचल दो इन्हें। 50 मीटर ऊंचा वो फौलादी पैर धीरे धीरे उठा और फिर 100 टन से भी ज्यादा के खौफनाक वजन के साथ एक गिरते हुए पहाड़ की तरह जोरदार धमाके के साथ नीचे आ गिरा। पहला असली कॉम्बैट टेस्ट इन विदेशी टॉप एजेंट्स के खून मांस की बलि चढ़ाकर आज से शुरू होता है। एक भयंकर धमाके की कान फाड़ देने वाली गूंज उठी, जिसने रात के आसमान में गरजते बादलों की आवाज को भी दबा दिया। रेड स्टार हैवी इंडस्ट्रीज की रिपेयर शॉप का वो दरारों से भरा सीमेंट का फर्श इस पल पूरी तरह से धूल में बदल गया। 100 टन से भी ज्यादा भारी उस मशीनी पैर ने हाइड्रोलिक इंजन के तूफानी धक्के के साथ बड़ी बेदर्दी से जमीन पर प्रहार किया। कोई चीख नहीं सुनाई दी, कोई तड़प नहीं। बुलेट प्रूफ टैक्टिकल सूट पहने वो लोग जो युद्ध के मैदान में कोहराम मचाने वाले माहिर एजेंट कहलाते थे, इस महाविशाल ताकत के आगे हथौड़े के नीचे कुचले जाने वाले मामूली कीड़ों की तरह बेबस थे। पत्थर और बारिश से भरी एक जबरदस्त शॉकवेव गोल आकार में चारों ओर फैल गई और फैक्ट्री के अंदर पहाड़ की तरह जमा उस पुराने लोहे के कबाड़ को हवा में उड़ा दिया। कुछ ही सेकंड बाद मशीन के पैर के नीचे लगे हाइड्रोलिक वाल्व से गैस निकलने की एक लंबी आवाज आई। खौलता हुआ सफेद धुआं ऊपर उठा और टूटी हुई छत से अंदर आती बर्फीली बारिश के साथ घुल मिल गया। मैं पास ही टायर वाली कुर्सी पर बिना किसी शिकन के बैठा था और अपने बीफ नूडल्स का आखिरी निवाला मुंह में डाल रहा था। मैंने उस मशीन के पैर के नीचे मची उस तबाही की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मुझे अच्छी तरह पता था कि 30% ग्रेविटी ओवरलोड वाले 50 मीटर ऊंचे मेका की ठोकर से हाड़ मांस के इन जीवों की एक साबुत हड्डी तक नहीं बच सकती। सिस्टम मेका के पैर के आमा के डैमेज की रिपोर्ट दो। मैंने नूडल्स का कप नीचे रखा और बस यूं ही पूछ लिया। बीप। पैरों के टंगस्टन स्टील वाले आमा की मजबूती 100% है। कोई ठोस रुकावट महसूस नहीं हुई। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में एयरक्राफ्ट करियर के तारों को पिघलाकर बनाया गया ये मजबूत आमा, इससे किसी को कुचलना तो ऐसा है जैसे मच्छर मारने के लिए तोप चलाना।
मैं पीछे मुड़ा और पुराने इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ से बने उस जुगाड़ू कंट्रोल पैनल की तरफ चल दिया। अभी कुछ ही देर पहले मेचा के अचानक स्टार्ट होने की वजह से कारखाने के ऊपर ढका हुआ वो बड़ा सा वाटरप्रूफ तिरपाल बुरी तरह से फट गया था। उस फटी हुई जगह से ठंडी बारिश का पानी सीधे उस लाल रंग के मेचा आमा पर गिर रहा था और रिएक्टर की भयंकर गर्मी से तुरंत भाप बनकर एक घने सफेद कोहरे में बदल रहा था। 50 मीटर ऊंचा वो लोहे का राक्षस उस बारिश और कोहरे के बीच एकदम शांत खड़ा था। उसके सीने की गहराइयों में एक नीले रंग का फ्यूजन कोर एक लय में चमक रहा था, बिल्कुल किसी धड़कते हुए दिल की तरह। और तभी हवा को चीरते हुए रोटर ब्लेड्स की एक भारी और गड़गड़ाती हुई आवाज बारिश को चीरती हुई दूर अंधेरे आसमान से तेजी से पास आने लगी। मैंने सिर उठाया और कारखाने की छत के उस छेद से बाहर देखा। घने अंधेरे आसमान से सर्चलाइट की 3 चुभने वाली तेज किरणें किसी तेज तलवार की तरह भारी बादलों का सीना चीर रही थी और सीधा रेड स्टार हैवी इंडस्ट्रीज की उस जर्जर टिन की छत पर पड़ रही थी। ठीक उसी वक्त गैराज से 5 किलोमीटर दूर मोबाइल कमांड सेंटर के अंदर रिचर्ड ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े काले रंग के महंगे पेन को चकनाचूर कर दिया। बड़ी स्क्रीन पर लोन वुल्फ टीम के 6 सदस्यों के धड़कन के सिग्नल एक ही सेकंड के अंदर मौत को दर्शाने वाले लाल क्रॉस में बदल गए। पूरी टीम एक झटके में खत्म। हैरानी और सदमे के मारे रिचर्ड की आवाज एकदम तीखी हो गई। गोलीबारी की कोई आवाज नहीं आई, मदद के लिए कोई सिग्नल भी नहीं मिला। ये कैसे मुमकिन है? अगर वहाँ कोई पूरी की पूरी सेना भी छिपी होती तब भी लोन वुल्फ टीम हेलीकॉप्टर के आने तक टिक सकती थी। सर, टारगेट की एनर्जी में अभी अभी एक बहुत बड़ा और अजीब उछाल आया है, रडार एनालिस्ट अपने कीबोर्ड पर पागलों की तरह उंगलियां चलाते हुए बोला। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। वो एक भयंकर गतिज ऊर्जा का धमाका था। ऐसा लगा जैसे अचानक कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। रिचर्ड की बर्फीली नीली आंखें स्क्रीन पर गड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। जिस शानदार युद्ध रणनीति पर उसे इतना घमंड था, वो इस अजीब से कबाड़खाने के सामने चकनाचूर हो गई थी। क्या पनिशर टीम अपनी जगह पर पहुंच गई है? रिचर्ड ने दांत पीसते हुए माइक पर दहाड़ लगाई। रिपोर्टिंग कमांडर, टीम पनिशर हैवी अटैक हेलीकॉप्टर टारगेट के ठीक ऊपर हवा में तैनात है। हथियार सिस्टम चालू हो गया है। हेलफायर एंटी आर्मर मिसाइलों ने टारगेट वाली बिल्डिंग को लॉक कर लिया है। स्क्रीन पर वाटरप्रूफ तिरपाल से ढकी उस बड़ी सी अजीब इमारत को घूरते हुए रिचर्ड की आंखों में एक खौफनाक और कातिलाना चमक दौड़ गई। फायर, उस जगह को मिट्टी में मिला दो, उसकी नींव तक को जलाकर राख कर दो और वहीं आसमान की ऊंचाइयों में 3 काले रंग के पनिशर लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक तिकोनी फॉर्मेशन में उस भयंकर आंधी और तूफान के बीच मंडरा रहे थे। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं थे, बल्कि एक ताकतवर सिंडिकेट द्वारा खुफिया तरीके से बनाए गए उड़ते हुए कातिल थे। इनके हथियारों में इतनी ताकत थी कि ये पूरी एक आर्मर्ड बटालियन को तबाह कर दे। कमांड मिल गई है, सफाया करने के लिए तैयार। नाइट विजन हेलमेट पहने हुए मेन पायलट ने बिना किसी झिझक के अपना अंगूठा दबाया और कंट्रोल स्टिक का वो लाल बटन दबा दिया। शू 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 शू। आंखों को चुंधिया देने वाली नारंगी आग उगलते हुए बारिश के पर्दे को चीरते हुए आवाज की रफ्तार से भी तेज वो नीचे उस कबाड़ हो चुके गैराज पर कहर बनकर टूटने वाली थी। पायलट की नजरों में ये महज एक उबाऊ सी टारगेट प्रैक्टिस थी। नीचे चाहे कैसी भी तगड़ी सुरक्षा क्यों न हो, 6 हेलफायर मिसाइलों के एक साथ हमले के सामने सब कुछ पल भर में लोहे के कबाड़ में बदल जाता। लेकिन जैसे ही मिसाइलें उस टिन की छत से 50 मीटर से भी कम दूरी पर थी, अचानक एक खौफनाक बदलाव हुआ। कारखाने के ऊपर ढकी वो विशाल तिरपाल जो पहले ही कई जगह से फट चुकी थी, अचानक ऐसे तन गई मानो अंदर से किसी खौफनाक ताकत ने उसे पूरी तरह से फाड़ कर रख दिया हो। रात के सन्नाटे में कपड़ा फटने की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज गूंज उठी। एविएशन टाइटेनियम से बने ठंडी धातु की चमक वाले 2 विशाल रोबोटिक हाथ झटके से उस तिरपाल के नीचे से बाहर निकले। दोनों हाथ एक दूसरे को पार करते हुए ऐसे जुड़े जैसे फौलाद की कोई अभेद्य ढाल हो और तेजी से आती उन 6 मिसाइलों के ठीक सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। बूम बूम बूम। हवा में ही एक के बाद एक कई खौफनाक धमाके हुए और आग के एक विशाल अंधे कर देने वाले गोले ने पूरे कारखाने की छत को निगल लिया। धमाके की जोरदार लहर ने आसपास के कई 100 मीटर तक बारिश की बूंदों को भी उड़ा दिया, जिससे कुछ पलों के लिए वहां एक खालीपन सा छा गया। टारगेट हिट, नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। लीड पायलट ने रेडियो पर बड़ी ही ठंडी और शांत आवाज में रिपोर्ट दी। कमांड गाड़ी के अंदर रिचर्ड के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। हेलफायर मिसाइल से निकलने वाली आग और पिघली हुई धातु एक भारी टैंक के मजबूत कवच को भी आसानी से पिघला सकती है, तो फिर वो 2 रोबोटिक हाथ क्या चीज थे। लेकिन जैसे ही हवा में फैला वो धुआं और आग की लपटें तेज हवा से छटी, हेलीकॉप्टर के पायलट की आंखें फटी की फटी रह गई। न कोई कवच टूटा था, न ही कोई पुर्जा उड़कर गिरा था। उस भयंकर आग और धुएं के बीच
50 मीटर ऊंचा एक खूनी लाल लोहे का दानव धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। सामने ढाल बने उन विशाल हाथों पर धमाके के कुछ काले निशानों के अलावा एक खरोंच तक नहीं आई थी, कवच का एक टुकड़ा तक नहीं धंसा था। कबाड़ हो चुके टंगस्टन और बेहद मजबूत टाइटेनियम को मिलाकर बनाई गई इस फौलादी ढाल ने धमाके की सारी ताकत को बड़ी आसानी से सोख लिया था। ये आखिर कौन सा दैत्य है? लीड पायलट की आवाज अब डर से बुरी तरह कांपने लगी थी। कंट्रोल थामे हुए उसके हाथों में ठंडा पसीना छूट गया। हेलीकॉप्टर की तेज रोशनी में अब उन्हें उस भयानक दैत्य का पूरा रूप साफ दिखाई दे रहा था। उसके बदन पर लगी वेल्डिंग की खुरदरी दरारें उभरी हुई नसों की तरह लग रही थी, जो उसके लाल रंग के भारी भरकम कवच पर फैली थी। उसके सीने के ठीक बीच में लगे 2 छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली नीली रोशनी फेंक रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक था उस मशीन का सिर। बिना किसी दिखावे के बस एक मोटा और तिरछा सा कवच था, और उस कवच की दरार के पीछे मौत के देवता जैसी चमकती हुई खूनी लाल रंग की 2 खूंखार आंखें थी। वो वही सीना ताने खड़ा था, और उसकी ऊंचाई ठीक उतनी ही थी जितनी ऊंचाई पर हवा में उनके हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। इंसान की सोच से भी परे उस विशालकाय मशीन का वो खौफ उन तीनों जाबाज और तजुर्बेकार पायलटों के हौसले पल भर में पस्त करने के लिए काफी था। ऊपर लो, तुरंत ऊपर लो, टारगेट तबाह नहीं हुआ है। लीड पायलट ने पागलों की तरह चीखते हुए कंट्रोल को पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। तीनों भारी भरकम हेलीकॉप्टरों के पंखे पागलों की तरह तेज घूमने लगे ताकि मौत के उस जाल से बचकर निकल सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नीचे उस मलबे के बीच मैं एक टूटे फूटे से कंट्रोल पैनल के सामने खड़ा था। मेरी 10 उंगलियों पर न्यूरॉन कैप्चर इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और मेरी ठंडी निगाहें होलोग्राफिक स्क्रीन पर भागने की कोशिश कर रहे उन 3 चमकते बिंदुओं पर टिक गई। हमला करने के बाद बचकर निकलना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे इजाजत ली? मेरा दाहिना हाथ झटके से पीछे की ओर खींचा और फिर जैसे नसें फट रही हो उसी खूंखार अंदाज में मैंने उसे पूरी ताकत से आगे की तरफ दे मारा। न्यूरल ब्रिज सिंक रेट 95%। दाहिने हाथ के हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से खुल गए। रात के अंधेरे में शांत खड़ा वो लोहे का शैतान अचानक हरकत में आ गया। उसकी हरकतों में कोई भारीपन या सुस्ती नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसी रफ्तार और तेजी थी जो भौतिक विज्ञान के सारे नियम तोड़ रही थी। दाहिने कंधे पर लगे 6 मोटे एग्जॉस्ट पाइपों से एक साथ हाई प्रेशर भाप निकली, जो उस विशाल मशीनी हाथ को अतिरिक्त ताकत दे रही थी। 50 मीटर ऊंचे उस मेका ने अपने 20 मीटर लंबे लोहे के दाहिने हाथ को ऐसे घुमाया जैसे किसी परेशान करने वाली मक्खी को उड़ा रहा हो। हवा को चीरते हुए एक खौफनाक धमाके की आवाज गूंजी और उसने सबसे करीब वाले लड़ाकू विमान पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। हटो, जल्दी वहाँ से हटो, लीड पायलट ने अपने कम्युनिकेटर में हताशा से चीखते हुए कहा। विंगमैन पायलट बस बेबसी से देखता रह गया। पहाड़ जैसा वो लाल मशीनी पंजा उसकी आंखों के सामने तेजी से बड़ा होता जा रहा था, और पल भर में ही उसने पूरे कॉकपिट का शीशा ढक लिया। धड़ाम। कोई सस्पेंस नहीं था, कोई चमत्कार नहीं हुआ। भारी भरकम मशीनी ताकत के उस भयानक वार के सामने करोड़ों डॉलर की लागत से बना वो पल्सर हैवी आर्म्ड हेलीकॉप्टर हथौड़े से कुचले गए किसी टिन के डिब्बे की तरह पिचक गया। टकराते ही उसकी बख्तरबंद बॉडी टुकड़े टुकड़े हो गई और उसके मुख्य पंखे टूटकर अलग हो गए। चिंगारियां और हवा में उड़ते हुए उसके पुर्जों ने रात के आसमान में मौत की एक भयानक आतिशबाजी का नजारा बना दिया। उस विशाल मशीनी पंजे ने सीधे हेलीकॉप्टर के केबिन को चीर दिया था और उसे बेरहमी से मरोड़कर चकनाचूर कर दिया। बचे हुए दोनों हेलीकॉप्टरों ने पागलों की तरह अपनी गैटलिंग तोपों से आग उगलना शुरू कर दिया। 30 मिलीमीटर कैलिबर वाली वो आर्मर पियर्सिंग गोलियां किसी मूसलाधार बारिश की तरह मेका की छाती और चेहरे के कवच पर बरसने लगी। टीक टीक, डंग डंग। उस लाल कवच पर गोलियों की बौछार से अनगिनत चिंगारियां फूट रही थी। हल्के बख्तरबंद वाहनों के परखच्चे उड़ा देने वाली ये गोलियां मेरे उस कवच पर, जिसे मैंने बेकार पड़े एयरक्राफ्ट करियर की स्टील प्लेटों और सुपरकंडक्टिंग कॉइल को मिलाकर बनाया था, सिर्फ हल्के सफेद निशान ही छोड़ पा रही थी। वो गोलियां कवच का एंटी रस्ट पेंट तक नहीं खोज सकी। क्या मुझे गुदगुदी कर रहे हो? मैंने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मेका को कंट्रोल किया और उसकी लाल ऑप्टिकल सेंसर आंखों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे उस लीड प्लेन को अपने निशाने पर लॉक कर लिया। बारिश के बीच मेका ने अपना बायां मुक्का भींच लिया। उसकी छाती के अंदर लगे रिएक्टर से आसमान को चीर देने वाली एक जोरदार गर्जना हुई और उसकी पावर आउटपुट पलक झपकते ही अपने चरम पर पहुंच गई। अगले ही पल उस लोहे के शैतान ने अपना कदम आगे बढ़ाया। जमीन फट गई और उसके एक कदम धंसते ही पूरे दक्षिणी उपनगर की धरती बुरी तरह से कांप उठी। उस कदम से मिली जबरदस्त छलांग के दम पर वो विशाल मशीन हवा में कुछ पलों के लिए उछल गई। उसके बाएं मुके पर नीले रंग का प्लाज्मा आग चमकने लगा और नीचे से ऊपर की तरफ एक सीधा और भारी अपरकट सीधा लीड प्लेन के निचले हिस्से पर जाकर पड़ा। आग की लपटें आसमान छूने लगी।
उस एक मौके ने हेलीकॉप्टर के 2 टुकड़े कर दिए थे। जलता हुआ वो मलबा अपने पीछे काले धुएं की लकीर छोड़ता हुआ किसी टूटते तारे की तरह दूर बंजर जमीन पर जा गिरा। ये भयानक नजारा देखकर आखिरी हेलीकॉप्टर का पायलट पूरी तरह से अपना होश खो बैठा। उसने हमला करना ही छोड़ दिया और पागलों की तरह अपने हेलीकॉप्टर को मोड़कर घने बादलों और तूफान के बीच घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। भागना चाहते हो? मेरी आंखों में खौफनाक चमक आ गई। मैंने मेका को कंट्रोल करते हुए उसका दाहिना मशीनी हाथ खोला जिस पर हेलीकॉप्टर का मलबा और इंजन का तेल सना हुआ था। उसकी हथेली में लगा वो EMP ट्रांसमीटर जिसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर से बनाया गया था। तुरंत चार्ज होने लगा। माइक्रो न्यूक्लियर फ्यूशन की बची हुई पावर उसमें दौड़ी और मैंने आदेश दिया, डायरेक्शनल EMP इंटरफेरेंस ऑन। नंगी आंखों से न दिखने वाली एक उच्च आवृत्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रकाश की गति से रात के आसमान में छा गई और उसने भाग रहे उस हेलीकॉप्टर पर सटीक निशाना लगाया। हेलीकॉप्टर का पिछला पंखा उसी पल घूमना बंद हो गया। सारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर पूरी तरह से बंद होकर काले पड़ गए। ताकत खो चुका वो हेलीकॉप्टर हवा में गोल गोल घूमने लगा और औंधे मुंह नीचे उस खंडहर हो चुकी केमिकल फैक्ट्री में जा गिरा जिसे एक के बाद एक कई भयानक धमाके हुए। इस लड़ाई को शुरू होकर खत्म होने में 30 सेकंड से भी कम का वक्त लगा। दुश्मन की सबसे बेहतरीन तकनीक को दर्शाने वाले वो 3 भारी हथियारों वाले हेलीकॉप्टर कबाड़खाना समझे जाने वाले इस कूड़ेदान के आसमान में पुराने और बेकार लोहे के टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए एक देसी रोबोट के हाथों सबसे पुराने और खूंखार तरीके से हमेशा के लिए मिटा दिए गए। रात का आसमान फिर से शांत हो गया। अब बस धू धू कर जल रहे हेलीकॉप्टर के मलबे से बारिश में छन छन की आवाजें आ रही थी। 50 मीटर लंबा वो लाल तूफानी रोबोट मलबे के बीचों बीच शान से खड़ा था और मूसलाधार बारिश को अपने उस फौलादी शरीर को धोने दे रहा था जिस पर लड़ाई के गहरे निशान छपे थे। उसकी वो खूनी लाल आंखें बारिश को चीरते हुए 5 किलोमीटर दूर किसी दिशा में बहुत ही ठंडी और खौफनाक नजरों से घूर रही थी। उधर चलते फिरते कमांड सेंटर में रिचर्ड अपनी चमड़े की कुर्सी पर बेसुध सा गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून ही निचोड़ लिया गया हो। वो बस सुन्न होकर मेन स्क्रीन को देखे जा रहा था जहां आखिरी तस्वीर आकर रुक गई थी। वो तस्वीर थी बिजली और तूफान के बीच खड़े एक फौलादी देवता की जो 5 किलोमीटर दूर से सीधा उसे ही घूर रहा था। उसकी वो लाल रोबोटिक आंखें मानो हर दीवार और पर्दे को चीरते हुए सीधा उसकी रूह में उतर गई थी। तभी वॉकी टॉकी से उसके एक आदमी की कांपती हुई आवाज आई, सर, क्या हमें अभी भी नाकेबंदी का मिशन जारी रखना है? रिचर्ड के होंठ बुरी तरह कांपने लगे। उसका वो रोज वाला गुरूर, वो सबको कीड़े मकोड़े समझने वाला घमंड अब पूरी तरह से टूटकर चूर चूर हो चुका था। पीछे हटो, रिचर्ड ने एक खौफनाक चीख मारते हुए कहा। फौरन पीछे हटो, पैसिफिक फ्लीट को खबर करो। यह कोई आम लोगों का कारखाना नहीं है। ये ड्रैगन देश का कोई बेहद ही खतरनाक हथियार है। ये तो एक ऐसा फौलादी शैतान है जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगा। वहीं दूसरी तरफ रेड स्टार हेवी इंडस्ट्रीज के मलबे के बीच मैंने अपनी उंगलियों से सेंसर वाले पैच को नोचकर फेंका और एक लंबी राहत की सांस ली। मैंने पास ही पड़ा अपना टूटी हुई स्क्रीन वाला फोन उठाया और वांगसी ची का नंबर डायल किया। फोन बजते ही उठ गया। दूसरी तरफ से वांगसी ची की घबराई हुई उखड़ती सांसों की आवाज आ रही थी। सू सर, मैंने अभी शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में बहुत बड़े धमाकों की आवाज सुनी है। आप वहाँ ठीक तो है ना? मैं अभी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को वहाँ भेजती हूँ। उन्हें भेजने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ मच्छर थे जिन्हें मैंने मार गिराया है। मार गिराया? फोन के उस पार वांगसी ची ने घबराहट में अपना थूक निगला। मैंने अपने ऊपर फैक्ट्री की टूटी फूटी छत को देखा और आसपास मलबे में बदल चुकी चीजों पर नजर दौड़ाई तो मेरी आवाज में हल्की सी चिड़चिड़ाहट आ गई। खैर, उन्होंने बम धमाकों से मेरी फैक्ट्री तो उड़ा ही दी है। अपने फाइनेंस वालों से कह दो कि पहला फेज तय समय से पहले ही पूरा हो गया है। और हाँ, इस लड़ाई में हुए नुकसान और फैक्ट्री को दोबारा बनाने का खर्चा भी बिल में जोड़ देना। अब मुझे मेरे बाकी के पैसे मिल जाने चाहिए। सुबह के ठीक 4 बजते ही वो खौफनाक तूफान थम गया। काले और घने बादल छटने लगे और जियांगनान शहर के दक्षिणी इलाके के सुनसान आसमान में एक आधा चांद नजर आने लगा। रेड स्टार हेवी इंडस्ट्रीज की रिपेयर फैक्ट्री की वो टीन की छत जो कभी हवा और बारिश से बचाती थी, अब बस एक जली हुई और मुड़ी तुड़ी धातुओं का मलबा बनकर रह गई थी। मैं कीचड़ और कांच के टुकड़ों से भरे उस मलबे के बीच खड़ा था। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और मुंह से सफेद भाप जैसी एक लंबी सांस छोड़ी। आसमान से गिरा वो हेलीकॉप्टर कुछ किलोमीटर दूर उस केमिकल फैक्ट्री में अभी भी धू धू कर जल रहा था। आसमान को छूती उसकी लपटों ने आधी रात के अंधेरे को भी दिन के उजाले जैसा रोशन कर दिया था। हवा में हेलीकॉप्टर के ईंधन और ओजोन गैस की एक बहुत ही तेज और कड़वी महक फैली हुई थी। सिस्टम ने रोबोट की मेन पावर सप्लाई काट दी है और उसका रिएक्टर अब सबसे कम पावर वाले मोड पर चला गया है। मैंने अपने दिमाग में कमांड दी। खंडहरों के बीचों बीच खड़ा वो 50 मीटर ऊंचा
सुर्ख लाल शैतानी रोबोट एक भारी धात्विक आह भरता है। उसके सीने की गहराई से निकलने वाली वो चुभने वाली रहस्यमयी नीली प्लाज्मा रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ गई और आखिरकार एक हल्की सी चमक में बदल गई। रोबोट को खड़ा रखने वाले भारी भरकम हाइड्रोलिक पंप एक एक करके अपना दबाव छोड़ रहे थे और उनसे लगातार फुफकारने जैसी आवाज आ रही थी। उसकी विशाल मशीनी बाहें वापस नीचे झूल गईं, मानो लोहे की दो मजबूत दीवारें रोबोट के धड़ के आगे ढाल बनकर खड़ी हो। मैंने अपनी कनपटियों और कलाइयों पर लगे न्यूरॉन सेंसर को झटके से खींच कर निकाल दिया। पल भर में ही एक तेज चक्कर ने मेरे पूरे दिमाग को सुन्न कर दिया। मेरे पैर कांपने लगे और मैं कीचड़ में एक घुटने के बल गिर पड़ा। मैं अपने दोनों हाथों से जमीन को कसकर पकड़े जोर जोर से हौंफ रहा था। सीधे अपने शरीर के नसों के कट से इस 50 मीटर के लोहे के दैत्य को चलाना, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे घर के मामूली फ्यूज से किसी हाई वोल्टेज टॉवर की बिजली गुजारना। हालांकि सिस्टम में लगे सुपरकंडक्टिंग कॉइल ने ज्यादातर लोड को रोक लिया था, लेकिन उसे एक जोरदार मुक्के से नसों पर पड़े उल्टे झटके ने अब भी मेरी खून की नसों को पटने की कगार पर ला खड़ा किया था। पहला फेज खत्म हो चुका था। अगर मैंने इस तरह बिना किसी सपोर्ट के मशीन को एक बार और चलाया तो मेरा दिमाग पूरी तरह से जल जाएगा। मैंने अपनी नाक से रिसते हुए खून को पोंछा और मेरी नजरें रोबोट के विशाल शरीर से होते हुए ऊपर की ओर गईं और आखिरकार रोबोट की छाती और गर्दन के बीच बने उस बड़े से खांचे पर जाकर टिक गई। वो दूसरे फेज का मुख्य हिस्सा था, नसों को जोड़ने वाले ऑपरेशन केबिन की तय जगह। इस देवता में सच में जान फूंकने के लिए मुझे एक ऐसा पूरी तरह से बंद कॉकपिट बनाना होगा जो कट पास करने वाले लिक्विड में तैरता रहे, ताकि दिमागी नसों से जुड़ने वाले एडवांस इंटरफेस के जरिए इंसानी चेतना और मशीनी शरीर का एकदम सटीक मिलन हो सके। और इसके लिए भारी मात्रा में रेयर मेटल, पॉलीमर रेजिन और मिलिट्री ग्रेड कूलेंट की जरूरत पड़ेगी। मैं खड़ा हुआ और थकन से चूर कदम घसीटते हुए कोने में बने उस टूटे फूटे ईंटों वाले ऑफिस की तरफ गया। मैंने अपना दरारों से भरा मोबाइल निकाला। स्क्रीन की लाइट जली और वांगसीकी का एक पैसे ट्रांसफर करने वाला मैसेज साफ दिखाई दे रहा था। अकाउंट नंबर जिसके आखिर में 8888 है, उसमें 2000 करोड़ रुपए का इंटरबैंक ट्रांसफर हुआ है। मैं उन जीरो की लाइन को देखता रहा, पर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी। मैंने बस पास रखा एक मार्कर उठाया और दीवार पर लगे ब्लूप्रिंट पर से महंगे सामानों की एक लिस्ट को काट दिया। पैसा आ चुका था, अब आगे बस पागलों की तरह सामान खरीदना और जोड़ना बाकी था। 20 करोड़, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 20 करोड़। ठीक उसी पल जब मैंने रिएक्टर का सबसे ज्यादा पावर आउटपुट बंद किया, ड्रैगन देश के दक्षिणी कमांड के 300 मीटर नीचे SSS रैंक के रणनीतिक कमांड सेंटर में अलार्म की आवाज अभी शांत ही हुई थी। विशाल होलोग्राम वाले नक्शे के सामने गहरे हरे रंग की फौजी वर्दी पहने कमांडर ले तिंग हाथ पीछे बांधे किसी ऊंचे और अटल पहाड़ की तरह खड़े थे। उनकी निगाहें किसी तेज धार वाले चाकू की तरह थी, जो स्क्रीन पर चल रही उन धुंधली इंफ्रारेड हीट विशन रिकॉर्डिंग को घूर रही थी। रिपोर्टिंग सर, एक खुफिया अफसर ने लंबे कदम बढ़ाते हुए ले तिंग के पास आकर एक शानदार फौजी सलाम ठोका। रडार विभाग ने पुष्टि की है, बिना किसी पहचान कोड वाले 3 भारी विमानों ने हमारे दक्षिणी सरहद के आसमान में घुसपैठ की थी, लेकिन इससे पहले कि हमारी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें उन पर लॉक हो पाती। 393, ये तीनों विमान पूरी तरह क्रैश हो चुके थे। 323, मलबे की जांच की रिपोर्ट बताती है कि ये किसी विदेशी मिलिट्री कंपनी के पनिशर सीरीज के हथियारबंद हेलीकॉप्टर हैं। ले तिंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी भारी आवाज किसी गरजते बादल सी गूंजी। क्रैश की वजह? खुफिया अफसर ने घबराहट में थूक गटका और दूसरा डेटा निकालते हुए बोला, दक्षिणी सब स्टेशन ने एक ऐसा भयंकर पावर सर्ज रिकॉर्ड किया है जो पूरे शहर के पावर ग्रिड को तबाह करने वाले उस अजीब से स्पाइक के बाद उस इलाके में एक भयानक EMP ब्लास्ट हुआ। सैटेलाइट के अंधे होने से ठीक पहले उसने लगभग 50 मीटर ऊंचे एक इंसानी आकार वाले हीट सोर्स का खाका कैद कर लिया था। 50 मीटर। कमांड सेंटर में सन्नाटा पसरा था। सारे बड़े अफसर बस घूरे जा रहे थे उस विशाल इंसानी हीट सोर्स को। ऐसा लग रहा था मानो दशकों से बनी मॉडर्न मिलिट्री की सारी समझ ढह रही हो। कमांडर ले तिंग काफी देर तक चुप रहे, फिर अपनी खुरदरी उंगली उठाई और होलोग्राफिक मैप पर दक्षिणी उपनगर के रेड स्टार हेवी इंडस्ट्री की लोकेशन पर हल्का सा टैप किया। शेडो स्पेशल रिकॉन टीम को खबर करो। ले तिंग ने कड़ा आदेश दिया, केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट और जहरीली गैस लीक होने का बहाना बनाकर तुरंत दक्षिणी उपनगर के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी रास्तों को सील कर दो। बैरिकेड्स लगा दो, किसी का भी आना जाना पूरी तरह से मना है। चीफ ऑफ स्टाफ ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से कमांडर से पूछा, क्या हमें उस रिपेयर शॉप में घुसकर टारगेट को कंट्रोल करने के लिए अपनी हैवी आर्मर्ड फोर्स भेजनी चाहिए? कंट्रोल? किस चीज से कंट्रोल करोगे? क्या हमारे मेन बैटल टैंक्स को उस 50 मीटर के दैत्य के पैरों तले कुचलने के लिए भेज दे? ले तिंग झटके से पलटे। उनकी आंखों में सब कुछ समझ लेने वाली एक गहरी समझदारी थी। विदेशी गुटों की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट टीम 30 सेकंड भी नहीं टिक पाई।
और हवा में ही राख बन गई। इस लेवल की टेक्नोलॉजी, तबाही मचाने की इतनी भयानक ताकत यकीनन रातों रात हवा से टपक कर नहीं आई है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। अंदर चाहे जो भी बला छिपी हो, जब तक वो सरहद पार के उन छुपकर वार करने वाले कमीनों को मार रहा है, तब तक वो हमारे देश की तलवार है। मेरा आदेश सबको बता दो। बाहर से पूरी नाकेबंदी और अंदर एकदम सन्नाटा। मेरे सीधे आदेश के बिना कोई भी उस रिपेयर शॉप के अंदर कदम नहीं रखेगा। वहीं शहर के दूसरे कोने पर एक बिना हथियारों वाली जंग एक शानदार 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में शुरू हो चुकी थी। रिचर्ड कांच की बड़ी खिड़की के सामने खड़ा आसमान में छा रही सुबह की सफेदी को देख रहा था। उसके सुनहरे बाल बिखरे हुए थे और आंखें अंदर धंस चुकी थीं। कुछ घंटों पहले वाला उसका वो शांत और एटीट्यूड वाला अंदाज अब गायब था। कमरे के लेदर सोफे पर सूट बूट पहने कुछ लोग बैठे थे। ये भारी भरकम तोंद वाले लोग जियांगनान शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक थे। मिस्टर रिचर्ड, उनमें से एक मोटे आदमी ने माथे का पसीना पोंछते हुए डरते डरते कहा, आपने जितने पैसों और प्रॉपर्टी को खरीदने की बात कही है, वो रकम बहुत बड़ी है। दक्षिणी उपनगर के इंडस्ट्रियल एरिया की पूरी जमीन और कर्जे को निपटाने में कम से कम 500 करोड़ का खर्चा आएगा। ब्लैकस्टोन ग्रुप के ऑफशोर अकाउंट से तुम्हारे खातों में पहले ही 1000 करोड़ डाले जा चुके हैं। रिचर्ड पलटा। उसकी नीली आंखों में पागलपन और एक खौफनाक गुस्सा झलक रहा था। मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। अभी इसी वक्त से दक्षिणी उपनगर का वो पुराना इंडस्ट्रियल इलाका, उसके अंदर के सारे कबाड़खाने, गोदाम और लॉजिस्टिक स्टेशन, सबके सब तुम्हारी डिंगशिंग रियल एस्टेट के नाम हो जाने चाहिए। वो टेबल के पास गया और रेड स्टार हैवी इंडस्ट्री रिपेयर शॉप की फोटो पर उंगली से जोर से ठोकते हुए बोला, हम उसे ताकत से नहीं मिटा सकते। वो बेहिसाब ताकत वाला एक खूंखार जानवर है, लेकिन जानवरों को भी भूख लगती है। रिचर्ड ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, नानजो स्ट्रीट। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। नानजो स्ट्रीट, कोई भी मशीनी चीज, उसे लगातार कच्चे माल की जरूरत होगी। उसकी सप्लाई लाइन पूरी तरह से काट दो। उसकी इंडस्ट्री का पानी और हाई वोल्टेज बिजली भी काट दो। मैं उस मरम्मत के कारखाने को एक वीरान टापू बना दूंगा, बिना पानी और बिजली के, लोहे का एक कब्रिस्तान। वहाँ मौजूद कुछ स्थानीय बॉस हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह विदेशी अरबपति एक खटारा गराज के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। लेकिन 10 अरब नकद के वार से पूंजीवाद के खूंखार दांत पूरी तरह से बाहर आ चुके थे। समझ गए रिचर्ड साहब, हम आज ही कोर्ट का दखल आदेश और जमीन के कागजात लेकर जमीन कब्जाने जाएंगे। दक्षिणी उपनगर के उस इलाके में जंग लगी एक कील भी अंदर नहीं जाने देंगे। सूरज आखिरकार क्षितिज से बाहर आ गया था। बारिश के बाद जियांगनान शहर में सुबह की ताजी धूप खिली थी। मैं कुछ पुरानी कार की सीटों को जोड़कर बनाए गए बिस्तर पर लेटा था। आंखें बंद किए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि फोन की तेज और चुभने वाली रिंगटोन ने मुझे जगा दिया। स्क्रीन पर वांग सीची का नाम चमक रहा था। मैंने फोन उठाया। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से वांग के बेटे की गुस्से से भरी चिल्लाहट सुनाई दी। सुशेन, गड़बड़ हो गई है साला, कोई हमारे खिलाफ चाल चल रहा है। मैं उठकर बैठ गया और अपनी दर्द करती हुई भौहों को मला। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। क्या दूसरे चरण का माल रोक लिया गया है? मैंने रातों रात राज्य के बाहर से 30 भारी ट्रक मंगवाए थे। वो सब हाई पॉलीमर जेल, मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम अलॉय प्लेट्स और 10 टन हाई प्योरिटी लिक्विड नाइट्रोजन से भरे थे। लेकिन जैसे ही हमारा काफिला हाईवे से उतरा, काले सूट पहने एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के गुंडों ने उन्हें रोक लिया और वांग सीची थोड़ी देर रुका। उसकी आवाज में एक अजीब सी हैरानी थी। और उनके पास पूरे कानूनी कागजात थे। कल रात बस कुछ ही घंटों के अंदर दक्षिणी उपनगर के पूरे इंडस्ट्रियल इलाके की जमीन को डिंगशिंग रियल एस्टेट नाम की कंपनी ने पूरी तरह से खरीद लिया है। उन्होंने भारी सुरक्षा खतरे का बहाना देकर हर चौराहे पर बैरिकेड लगा दिए हैं। किसी भी बड़े वाहन को अंदर जाने की मनाही है। मैंने शहर के अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन बड़े अधिकारियों में से किसी ने फोन नहीं उठाया। पैसों की ताकत इस पल पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। उन्हें किसी बंदूक या तोप की जरूरत नहीं थी, बस एक सरकारी कागज और कुछ बैरिकेड्स। इंसान की बनाई सबसे बेहतरीन मशीन को तड़पा तड़पा कर खत्म करने के लिए काफी थे। और वांग सीची ने दांत पीसते हुए आगे कहा, मोटे झाओ का वो कबाड़खाना, उसे भी उन्होंने जबरन खरीद लिया है। मोटा झाओ रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग गया। अब पूरे दक्षिणी इलाके में कोई भी तुम्हें रत्ती भर लोहे का कबाड़ बेचने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सब सुनकर मुझे न तो गुस्सा आया और न ही घबराहट हुई। मैंने बस सिर उठाकर ऊपर साफ नीले आसमान को देखा और सूरज की रोशनी में चुपचाप खड़े उस लाल रंग के विशालकाय मशीन रूपी दानव को देखा। समझ गया, मैंने बेहद शांति से जवाब दिया। उधर से वांग बोला, सुशेन, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी घर जाकर अपने बूढ़े बाप से बात करता हूँ। 10 अरब के ग्रुप को नकद पैसों से हराना है ना? मैं, वांग सीची, किसी से नहीं डरता। मैं अभी अपने लोगों को लेकर जाता हूँ और वो बैरिकेड्स तोड़ डालता हूँ।
वांग सीची जंग छेड़ने के लिए बेताब था। तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा। माल को हाईवे के टोल पर ही रहने दो। अपने आदमियों से कहो कि बस उस पर नजर रखे, बाकी चीजें मैं खुद संभाल लूंगा। फोन काटकर मैं अपनी जगह से उठा। मैंने जोर से अंगड़ाई ली और पास में लगे उस पुराने नल की तरफ बढ़ा जिसे कबाड़खाने से लाया गया था। मैं बस अपना मुंह धोना चाहता था। मैंने जैसे ही नल घुमाया, पाइप के अंदर से एक सूखी और खाली सी आवाज आई। उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी। मैंने नजर उठाकर दीवार पर लगे बिजली के बॉक्स को देखा। मेन पावर ग्रिड की लाइट भी बुझकर पूरी तरह से बेजान हो चुकी थी। पानी और बिजली दोनों कट चुके थे। पैसे वालों का फेंका हुआ फंदा बिल्कुल सटीक निशाने पर रेड स्टार हेवी इंडस्ट्री की गर्दन पर कस चुका था। और ठीक उसी वक्त गैराज के गेट के बाहर से कारों के हॉर्न की कान फोड़ देने वाली आवाजें आने लगी और साथ ही भारी डीजल इंजनों की गड़गड़ाहट भी। मैंने पास ही पड़ी उस गंदी सी तौलिया को उठाया, अपने हाथ पोंछे और कारखाने के उस टूटे फूटे गेट की तरफ चल दिया। बाहर के खाली मैदान में न जाने कब 10-15 काली गाड़ियां आकर खड़ी हो गई थी और उन गाड़ियों के ठीक पीछे दो पूरी कतारों में कंकड़ पत्थर कुचलते हुए भारी एक्सकेवेटर और बुलडोजर खड़े थे। काले रंग की एक जैसी वर्दी पहने 100 से भी ज्यादा गुंडे हाथों में रबर के डंडे और दंगारोधी ढालिए गैराज के गेट को चारों तरफ से घेरे हुए थे। भीड़ बीच से हटी और पीछे की तरफ बाल सवारे, सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक सूट बूट वाला आदमी हाथ में एक ब्रीफकेस लिए बड़े ही घमंड से बाहर निकल कर आया। उसके साथ कुछ मीडिया रिपोर्टर भी थे जो अपने कंधों पर कैमरे लादे हुए थे। यह वकील ली मिंग था, जियांगनान शहर के रियल एस्टेट की दुनिया का जाना माना बेरहम शिकारी कुत्ता जो हर तरह के पेचीदा जबरदस्ती कब्जे और जमीन के विवादों को सुलझाने में माहिर था। ली मिंग ने अपनी नाक पर टिके चश्मे को उंगली से पीछे खिसकाया और मेरे फटे पुराने कपड़ों को देखकर उसकी आंखों में एक साफ नफरत झलक उठी। तो तुम ही रेड स्टार हेवी इंडस्ट्रीज के मालिक सूझे हो। ली मिंग ने अपना ब्रीफकेस खोला, उस पर लाल मुहर लगे कुछ कागजात निकाले और उन्हें सीधे मेरे पैरों के पास कीचड़ में फेंक दिया। आंखें खोलकर देख लो, दक्षिणी उपनगर के औद्योगिक क्षेत्र की यह जमीन कल रात से डिंगशेंग रियल एस्टेट के नाम हो चुकी है। तुम्हारी इस कंपनी का जमीन का लीज एग्रीमेंट 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है। तुम लोग अब तक इस पर गैर कानूनी कब्जा किए बैठे हो। ली मिंग की आवाज बहुत तेज थी। वो जानबूझकर ऐसा बोल रहा था ताकि पीछे खड़े कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर ले। कल रात इस इलाके में हुए एक भयानक धमाके और इमारत गिरने के रहस्यमयी हादसे को देखते हुए, जिससे लोगों की जान को गंभीर खतरा है, मैं प्रॉपर्टी के नए मालिकों की तरफ से तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से बेदखल करने का नोटिस दे रहा हूँ। हमने तुम्हारी पानी और बिजली की सप्लाई काट दी है। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। अपना जरूरी सामान उठाओ और इस जमीन से दफा हो जाओ। ली मिंग ने अपने पीछे खड़ी उन भारी मशीनों की तरफ इशारा किया जो कान फाड़ने वाली गड़गड़ाहट कर रही थी और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, 10 मिनट के बाद ये मशीनें तुम्हारे इस कबाड़खाने को जमीन में मिला देंगी। बात समझ में आई बस्सू? सभी गुंडों ने अपने रबर के डंडे कसकर पकड़ लिए। वो इंतजार कर रहे थे कि ये बर्बाद हो चुका आदमी अब गुस्से में उन पर हमला करेगा या फिर घुटनों के बल गिरकर भीख मांगेगा। लेकिन मैंने जमीन पर पड़े उन कागजों की तरफ एक नजर देखा तक नहीं। मैं कीचड़ भरे पानी को पार करता हुआ ली मिंग के बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ। अब हमारे बीच आधे मीटर का भी फासला नहीं था। मैंने उसे ठंडी नजरों से घूरा। मेरी आंखों में रत्ती भर भी कोई भाव नहीं था। तूने मेरी बिजली काटी है? मेरी आवाज भारी थी जिसमें एक ऐसा रुखापन था मानो मैंने बंजर जमीनों पर सालों तक धूल फांकी हो। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने पीछे खड़ी उस टूटी फूटी बिना छत वाली फैक्ट्री की तरफ इशारा किया। मेरे वर्कशॉप के अंदर एक कोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर रखा है और उसकी आइडल पावर आउटपुट तुम्हारे जियांगनान शहर के दक्षिणी उपनगर के सबस्टेशन से 3 गुना ज्यादा है। और तू मेरी बिजली काटेगा? ली मिंग एक पल के लिए सन रह गया और फिर जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो, वो जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे बॉसू, क्या दिन भर वेल्डिंग कर करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बक रहे हो? न्यूक्लियर फ्यूजन? तुम्हें क्या लगता है तुम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मेरी सप्लाई चेन काट दी तूने। मैंने उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाया। मेरे मेका का ढांचा तैयार हो चुका है और उसका 70% हिस्सा आमा प्लेट से ढका हुआ है। मेरे होठों पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। तुम्हें सच में लगता है कि इन चंद कबाड़ी एक्सकेवेटर के भरोसे कि वो 50 मीटर ऊंचे फौलादी देवता को जमींदोज कर देंगे? मेरी घूरती नजरों को देखकर ली मिंग की तो जैसे रूह ही कांप गई। लेकिन अपने पीछे खड़े 10 अरब के फंडिंग सपोर्ट का सोचकर उसने जबरदस्ती खुद को शांत किया। बकवास बंद कर साले, ये क्या जादू टोने का नाटक लगा रखा है? ली मिंग गुस्से और शर्म से तिलमिला उठा और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपना हाथ हवा में झटकते हुए अपने पीछे खड़े एक्सकेवेटर मशीनों के ड्राइवरों पर चिल्लाया। 10 मिनट पूरे हो गए। गिरा दो इसे। उस टूटे हुए दरवाजे और उसके अंदर के सारे गैर कानूनी निर्माण को मिट्टी में मिला दो।
रोंद डालो सबको। तभी गड़गड़ाहट की तेज आवाज गूंज उठी। 5 भारी एक्सकेवेटर मशीनों ने एक साथ आसमान फाड़ देने वाली गर्जना की। उनके विशाल लोहे के ट्रैक्स ने जमीन के पत्थरों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कई टन भारी लोहे के पंजों को हवा में ऊंचा उठाया और किसी भयंकर तूफान की ताकत के साथ मरम्मत कारखाने के जर्जर दरवाजे पर जोरदार वार किया। मीडिया के रिपोर्टर पागलों की तरह अपने कैमरों के बटन दबाने लगे। गुंडे खुशी से चीखने चिल्लाने लगे। ये तो जैसे एक तरफा कत्लेआम था। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, बस वहीं खड़े खड़े धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी बंद आंखों के भीतर सिस्टम का वो सर्द और बेरहम उल्टी गिनती का टाइमर इसी पल चुपचाप शून्य पर पहुंच गया। अत्यधिक खतरनाक बाहरी हमले की पहचान की गई। सिस्टम डिफेंस मोड चालू कर रहा है। दूसरे चरण का इमरजेंसी प्रोटोकॉल जबरदस्ती शुरू किया जा रहा है। न्यूरल नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्शन। चेतावनी KSAKJUABAMJASMAKSXLTLALIAR। बफर कंट्रोल केबिन मौजूद नहीं है। जबरदस्ती डायरेक्ट कनेक्शन बनाने से नर्वस सिस्टम को ऐसा नुकसान होगा जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। मेरी पुतलियों की गहराई में हल्के नीले रंग का डेटा किसी बिजली की तरह तेजी से चमक उठा। कंट्रोल लो। मैंने अपने दिमाग में बेहद ठंडे और सख्त लहजे में ये लफ्ज कहे। ना कोई स्विच गिराया गया, ना कोई बटन दबाया गया। ठीक उसी पल जब वो 5 भारी भरकम लोहे के पंजे कारखाने के दरवाजे को चकनाचूर करने ही वाले थे, रेड स्टार हेवी इंडस्ट्रीज के खंडहरों की गहराई से रूह कपा देने वाली एक भयंकर इंफ्रासोनिक गर्जना फूट पड़ी। ऐसा लगा मानो उस पल जमीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही खत्म हो गई हो। आसपास के दसियों मीटर के दायरे में पड़े पत्थर और कीचड़, यहाँ तक कि उन गुंडों के हाथों में पकड़े रबर के डंडे भी एक पल के लिए हवा में तैरने लगे। ये कैसी आवाज है? ली मिंग ने दर्द से तड़पते हुए अपने कान बंद कर लिए। उसका चेहरा खौफ से बुरी तरह से भयानक लगने लगा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कारखाने के अंदर पसरे उस मुर्दा सन्नाटे और अंधेरे के बीच अचानक 2 रोशनियां ऐसे चमकी जैसे कोई खून जैसी लाल और आंखों को चुभने वाली सर्चलाइट जल उठी हो। और फिर सबकी खौफ से पटी हुई आंखों के सामने पूरी तरह से काले टंगस्टन स्टील से बना, जिस पर मोटे मोटे वेल्डिंग के निशान थे और जिसमें से नीले रंग की प्लाज्मा बिजली कड़क रही थी, ऐसा एक विशालकाय मशीनी हाथ नर का दरवाजा फाड़कर निकलने वाले किसी शैतानी पंजे की तरह उस कारखाने के मलबे से झटके से बाहर निकला। उस एक अकेले हाथ का आकार उन 5 एक्सकेवेटर मशीनों के ड्राइविंग केबिनों को मिला देने पर भी उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। बिना किसी फालतू नाटक के उसने बस एक सीधा और जोरदार शारीरिक वार किया। उस 50 मीटर ऊंचे मेका रोबोट के मशीनी हाथ ने किसी भयंकर तूफान की तरह गर्जना करती हुई उन 5 भारी मशीनों पर इतनी जोर से तमाचा जड़ा कि आग की चिंगारियां हर तरफ उड़ने लगी। दांत खट्टे कर देने वाली लोहे के मुड़ने और टूटने की भयंकर चीख आसमान को चीरते हुए गूंज उठी।